हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू लेक्चर नंबर 11। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है ये होगा आपका, अभी तक आपने जो किया है 10 लेक्चर्स में, उसके आगे का ये होगा आपका पहला मेन लेक्चर। असली कहानी अब आपकी यहाँ से शुरू होगी, आपके लेक्चर नंबर 11 से। तो इसके पहले बात, अगर आपने पुराने 10 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो खतरा ना ले और इस लेक्चर को कंटिन्यू ना करें जब तक आपने वो सारे 10 के 10 लेक्चर कंप्लीट नहीं कर लिए हैं। इस लेक्चर में आगे ना देखें, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें से फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपकी जो समझ है वो आधी अधूरी रह जाएगी। इसलिए जो 10 लेक्चर्स पहले आपको मिले हैं उनको कंप्लीट कीजिए एंड देन ये लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। बात करेंगे सबसे पहले हम कि सोशल साइकोलॉजिस्ट। ये सोशल साइकोलॉजिस्ट यानी समाज मनोवैज्ञानिक, ये लोग कौन होते हैं? हु आर सोशल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक होते हैं जो स्टडी करते हैं किसकी? आपके सामाजिक व्यवहार एवं आपके सामाजिक विचार, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं विचार के अंदर ही आपका संज्ञान भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मनोवैज्ञानिक, ऐसे साइकोलॉजी, क्या आप सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं? क्या हम सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं? नहीं। ठीक है, तो ऐसे मनोवैज्ञानिक जो क्या करते हैं, जो सामाजिक व्यवहार एवं आपके सामाजिक विचार, ठीक है, इसमें क्या आएगा? आपका व्यवहार भी आएगा प्लस आपका विचार भी आएगा। और व्यवहार विचार कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका सामाजिक। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? और आपके सामाजिक व्यवहार के और आपके सामाजिक विचार के सभी आयामों को, ठीक है, सभी आयामों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक या समाज मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ओके। हमने स्टार्ट की पढ़ाई अपनी, हमने पढ़ा किसके बारे में? हमने पढ़ा गुणारोपण के बारे में, यानी कि आपके एट्रीब्यूशन के बारे में। एट्रीब्यूशन के अंदर आपके कौन कौन आते हैं? आपके फ्रिट्ज हाइडर का नाम आपने सुना, उसके बाद आपने सुना वीनर का नाम, है ना, और इसमें आप एक आध नाम और सुनेंगे अभी आगे के लेक्चर के अंदर। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं 3 जगहों पे, उनको हम देखते हैं। पहला क्या है? पहला है हमारा सोशल कॉग्निशन, दूसरा है हमारा सोशल इन्फ्लुएंस, और तीसरा होता है हमारा सोशल इंटरैक्शन। तो हमारा जो यूनिट 8 है वो पूरे इन्हीं 3 मुद्दों पर निर्भर करता है। यानी कि यहां पे आपका सामाजिक प्रभाव, यहां पे आपका सामाजिक संज्ञान, और यहां पे आपका इंटरैक्शन। ठीक है, किस तरह आप ग्रुप के साथ क्या करते हैं? आप इंटरैक्ट करते हैं, मतलब एक पर्सन दूसरे के साथ किस प्रकार से क्या करेगा? परस्पर वार्तालाप संबंध बनाएगा, उस हम इंटरेक्शन की बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम सोशल इन्फ्लुएंस की, यानी कि सामाजिक प्रभाव की। सामाजिक प्रभाव के अंदर सबसे पहले बात किसकी करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे हम आपकी कन्फॉर्मिटी की। ये वही कन्फॉर्मिटी है जो हमने देखा था 1951 के ऐश के एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसके अंदर अंतर्गत क्या होता है ये आप सभी ने देख लिया है। कन्फॉर्मिटी के अंदर क्या होता है? आप अपने व्यवहार एवं आपकी अभिवृत्ति में क्या लाते हैं? आप परिवर्तन लाते हैं, किसके अकॉर्डिंग? आपके सामाजिक मानकों के अकॉर्डिंग। ठीक है, सामाजिक मानकों के अकॉर्डिंग आप जो भी चेंजेस लाएंगे अपने किसमें? अपने व्यवहार में और अपनी अभिवृत्तियों में, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं आपकी कन्फॉर्मिटी। आप जो है समूह से, आप जो है ग्रुप से दूर नहीं होना चाहते। इसी के बाद हम बात करेंगे व्हाट आर सोशल नॉर्म्स, है ना, यानी कि आपके समाज के मानक
क्या होते हैं? समाज के मानक क्या होते हैं यहाँ पे? ये होते हैं ऐसे नियम, है ना, या फिर ऐसे रूल्स, ठीक है, जो क्या बताते हैं, जो दर्शाते हैं कि व्यक्तियों को क्या करना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है या व्यवहार दर्शाना है ना, विभिन्न परिस्थितियों में या कुछ विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। समाज के मानक क्या है? ये ऐसे रूल्स हैं, ऐसे नॉर्म्स हैं, ऐसे मानक हैं जो क्या करना है हमको, हमको स्पेसिफिक सिचुएशन में उस हिसाब से हमको बिहेव करना है, ठीक है। ओके, जैसे समाज का मानक क्या है? समाज का मानक ये है कि अगर आप किसी की मृत्यु हो गई है ना, और आप वहां पे गए हैं, ठीक है, तो आपको वहां पे क्या रहना है? आपको वहां पे चुप रहना है, ठीक है। और समाज का मानक क्या है? किसी की मृत्यु हो जाए या इस जगह पे आप जाएं, तो समाज के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है, ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, ऐसी एक विशेष परिस्थिति में क्या करना है हमको, हमको समाज के साथ ही अपना व्यवहार को चेंज करना है। आप कितने ही खुश मिजाज क्यों ना हो, कितने ही हंसते रहने वाले क्यों ना हो, लेकिन उस जगह पे जाके आपको क्या रहना है, वहां पे आपको चुप रहना है, ठीक है। और आप मानक से अलग हट जाएंगे तो क्या करेगा, आपको समाज आपका बहिष्कार कर सकता है, ठीक है। तो ये था आपका एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे ही रूल्स को क्या कहते हैं हम, इस प्रकार के नियमों को क्या कहते हैं, हम कहते हैं सोशल नॉर्म्स, ठीक है। जैसे हमारे समाज में क्या नॉर्म्स था अभी कोविड-19 के दौरान, क्या था कि सबको क्या कहना है, सबको मास्क पहनना है, ठीक है। सबको मास्क पहनना है, तो मान के चलिए अगर 10 लोगों ने मास्क पहना है, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, हमारे साथ भी हुआ है, 10 लोगों ने मास्क पहना है और 11वें व्यक्ति जो है वो आप हैं बिना मास्क के, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, अंदर से थोड़ा सा एक अजीब सी घबराहट, ठीक है, या फिर थोड़ा सा डर, या मतलब ये बाकी 10 लोग का व्यवहार आपकी तरफ क्या हो सकता है, बदल सकता है, क्योंकि क्या हुआ, आप जो समाज का नॉर्म था, समाज का जो मानक था, उससे क्या कर रहे हैं आप, उसके हिसाब से अपना नियम में आपने पालन नहीं किया, ठीक है। ओके, तो ये है आपके लिए सोशल नॉर्म्स। अब इन्हीं नॉर्म्स की हम आगे बात करेंगे और इनको डिवाइड करेंगे हम दो भागों में। इन्हीं मानकों को हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे कि नॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं, आपके दो प्रकार के मानक होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर। पहला नॉर्म्स जो होता है वो होता है आपके लिए इंजंक्टिव, ठीक है। ये दूसरा होता है, पहला कौन सा होता है, पहला होता है आपके लिए डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ये क्या होता है, वर्णात्मक मानक, और ये वाला होता है आपके लिए निषेध आज्ञा मानक। सिंपल सी बात है यहाँ पे, वर्णात्मक मानक के अंदर ऐसे रूल्स हैं जो क्या करना है, हमको किसी विभिन्न परिस्थितियों में या विशेष परिस्थितियों में क्या करना है, हमको फॉलो करना चाहिए, या फिर हमको अपने व्यवहार में क्या करना चाहिए, उसका बदलाव करना चाहिए। ये होते हैं आपके कौन से, डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स, यानी कि वर्णात्मक मानक। और निषेधाज्ञा मानक क्या होते हैं कि हमको कैसा व्यवहार नहीं करना है, ठीक है, कैसा व्यवहार हमको नहीं करना है, ये बताएगा कौन से आपके इंजंक्टिव नॉर्म्स, यानी कि आपके निषेधाज्ञा मानक ये बताएंगे आपको, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम पढ़ रहे हैं सोशल नॉर्म्स के बारे में। उसके अंतर्गत पहला हुआ आपका कौन सा, पहला हुआ आपका इंजंक्टिव, ठीक है, और दूसरा कौन सा हुआ, वर्णात्मक, ठीक है। वर्णात्मक के अंदर क्या होगा, हमको किसी परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करना है यह बताया जाएगा, किसके अंदर, वर्णात्मक मानक के अंदर। और इंजंक्टिव के अंदर हमको किस प्रकार से व्यवहार नहीं करना है यह बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है, एक निर्देश दिया हुआ है, यानी कि एक रूल, एक मानक हमारे समाज में जो आपने सभी ने देखा होगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए ये ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आएगा या ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आएगा, क्या ये वर्णात्मक मानक है या फिर ये निषेध आज्ञा मानक है, निषेधाज्ञा मानक, ठीक है। क्या लिखा है, स्पिटिंग हेयर इज प्रोहिबिटेड, यहाँ थूकना सख्त मना है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, आपका व्यवहार है, व्यवहार को क्या करने की बात हो रही है, व्यवहार का हमको क्या करना है, निषेध करना है ना। इस प्रकार का व्यवहार हमको, इस प्रकार का बिहेवियर हमको शो नहीं करना है ना। तो जब नहीं की बात होगी तो कहाँ आएगा, ये आएगा आपके किसके अंदर, आपके अंदर निषेध आज्ञा मानक के अंदर, ठीक है। ओके,
हम बात कर रहे हैं सामाजिक मनोविज्ञान की। सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर हमने देख लिया उसके मानक। मानक के अंदर हमने देख लिया पहला डिस्क्रिप्टिव और दूसरा इंजंक्टिव। ठीक है, ओके। डिस्क्रिप्टिव के एक और उदाहरण की बात करें ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो। डिस्क्रिप्टिव के एक और उदाहरण की बात करें हम, तो क्या होगा कि आदर करना। ठीक है, आदर करना क्या है, किसका, बड़ों का। बड़ों का आदर करना चाहिए, ये क्या है, एक वर्णात्मक मानक है हमारे समाज में, क्या है, इस प्रकार से हमको बिहेव करना चाहिए। ठीक है, ओके। इंजंक्टिव में क्या आएगा, इंजंक्टिव में क्या आएगा आपके कि अनजान छोटे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, अनजान लोगों से खाने पीने की किसी भी चीज का सेवन ना करें। ठीक है, कोई आपको देगा चलो मेला चलते हैं या फिर कहीं और चलते हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चों को, इंजंक्टिव नॉर्म के बारे में बताते हैं कि अगर वो अंकल, है ना, अगर वो अंकल हमको बॉडी में कहीं टच करते हैं, है ना, तो क्या करना है, हमको तुरंत उनको मना कर देना है, तुरंत उनको रोकने के लिए बोल देना है। ठीक है, अंकल आंटी आप इस तरह से हमको हमारे बॉडी शेमिंग, बॉडी को कहीं टच मत करिए। ठीक है, तो ये क्या है, इंजंक्टिव नॉर्म की बात हो रही है, जहां हमको क्या करना है, इस प्रकार का व्यवहार हमको नहीं करना है समाज के अंदर। ठीक है, और हम सभी को क्या करते हैं, हम इस समाज के मानकों का हम पालन करते हैं। ठीक है, पालन हमको करना ही पड़ेगा वरना समाज हमको क्या कर देगा, किसी साइकियाट्री हॉस्पिटल में भेज देगा। ठीक है, ओके। सवाल उठता है ये कन्फॉर्मिटी होती क्यों है, हम इस प्रकार की अनुरूपता हम शो क्यों करते हैं। ठीक है, ये सब सवाल कब आएंगे, आपको दिक्कत कहाँ करेंगे, असर्शन रीजन में मान लीजिए सवाल आ जाएगा कोई, तो वहां आपको पेचीदा समस्या खड़ी हो सकती है ना। तो उसी को सुगम बनाने के लिए, उसी को सुकृतीकरण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको और डिटेल में अभ्यास कर रहे हैं, थैंक्स टू द एडवांस कोर्स। ओके, तो हम बात करें कन्फॉर्मिटी, अनुरूपता क्यों, सबसे पहला रीजन क्या है कि हम चाहते हैं कि लोग हमको क्या करें, पसंद करें। हम चाहते हैं कि हम कुछ भी करें लोग हमको क्या करें, पसंद करें। ये बात से आप सभी सहमत हैं। ठीक है, तो पसंद कब करेंगे, जब आप दूसरों जैसा काम करेंगे। दूसरों जैसा काम करेंगे तो क्या शो कर रहे हैं आप, अनुरूपता वहां पे शो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तभी दूसरे क्या करेंगे, आपको पसंद करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि सब चाहते हैं कि आपको एज अ इंडिविजुअल आपको हर कोई पसंद करे। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, हर कोई आपको क्या करे, पसंद करे। आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान वगैरह करें, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको भी दूसरों जैसा व्यवहार करना होगा। ठीक है, मान लीजिए वो ऐश के एक्सपेरिमेंट में 1 2 3 4 5 छठवा और ये 7। ठीक है, तो इसको चाह रहा था कि सब लोग मुझे पसंद करें ताकि मैं ग्रुप से, समूह से बाहर ना हो जाऊं। तो क्या शो की उसने भी, फिर वहां पे कन्फॉर्मिटी शो की, वहां पे भी उसने अनुरूपता शो की। ठीक है, तो एक कारण हमारे अनुरूपता दर्शाने का क्या है कि हमको क्या मिले, हमको दूसरों से क्या मिले, हमको सहमति मिले। अच्छा, हमने भी गलत लकीर पे आंसर दिया था, आपने भी दिया, चलिए ठीक है, आप और हम एक ही हैं। ठीक है, हमको क्या चाहते हैं, दूसरों से सहमति मिले और दूसरे से हमको हमको क्या मिले, एक्सेप्टेंस मिले। ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न को सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, इसको कहा है नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये कौन सा है आपका, नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस कहा है इसको, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, दूसरों का एक्सेप्टेंस चाहते हैं, दूसरों की सहमति हम चाहते हैं, इसको कहा है नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। इसके बाद दूसरा आपका आएगा, ये पढ़ा हमने कौन सा, नॉर्मेटिव वाला। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे हम, दूसरा पढ़ेंगे हम इंफॉर्मेटिव, सॉरी इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। इसके अंदर क्या होगा, हम चाहते हैं कि हम हमेशा क्या हो, हम हमेशा राइट हो। ठीक है, हम हमेशा सही होना चाहते हैं, सही होना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सही कैसे होंगे, जब हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन होगी। जानकारी कहाँ से मिलेगी, जानकारी पे किस पे निर्भर है, जानकारी पे निर्भर है हम दूसरों पे। दूसरे कौन लोग हैं, जो हमारे समाज के अंदर है। ठीक है, समाज के अंदर है, तो हम हमेशा क्या चाहते हैं, हमेशा सही होना चाहते हैं, है ना, हमको हमेशा सही कपड़े पहनने हैं, हमेशा सही चीजें करनी है। इसके लिए क्या करते हैं, हम जानकारी खोजते हैं। जानकारी कहाँ से मिलेगी हमको, दूसरों से, और दूसरे कहाँ से है, एक समाज का हिस्सा है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, वो जो सही कर रहे हैं हम उनसे पूछेंगे, तो उन्होंने जो किया था वही आपको बताया जाएगा। ठीक है, और फिर आप भी सही होने के लिए क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, और आप क्या शो कर देंगे, अनुरूपता ना। ये बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, ये बात कर रहे हैं हम कंफर्मिटी के बारे में। पहला वाला कौन सा देखा हमने, पहला वाला देखा हमने नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, और दूसरा कौन सा देखा हमने, दूसरा हमने देखा
इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है, नॉर्मेटिव के अंदर क्या होगा कि हम चाहते हैं कि सब लोग हमको पसंद करें, इसलिए हम उनके जैसे व्यवहार कर देते हैं। ठीक है, उनके तरह हम चाहते हैं कि समाज हमको एक्सेप्ट करे ना, और हमको क्या शो करे, हमको सहमति भी दे। इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम राइट हो, हमेशा सही हो। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम चाहते हैं गाइडेंस दे हमको कोई, और गाइडेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम समाज के पास जाते हैं। तो समाज में जो हो रहा होगा उसी को हम क्या करेंगे, वहां पे फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे सामाजिक प्रभाव की, जो कि क्या है, जो है आपका कंप्लायंस। कंप्लायंस अर्थात आपका अनुपालन। अनुपालन में क्या होता है, पहले हम एक छोटी रिक्वेस्ट करते हैं और फिर हम दूसरी रिक्वेस्ट वहां पे हम बोलते हैं। कंप्लायंस के अंतर्गत, अनुपालन के अंतर्गत हम क्या चाहते हैं, ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। ठीक है, इसके अंतर्गत पर्सन बी आप हैं, आप चाहते हैं कि पर्सन ए जैसा आप बोले उसका क्या करे, उसको वो अनुपालन करे। आप बोलेंगे पैर उठा, तो वो क्या करेगा, वो पैर भी उठाएगा। आप बोलेंगे 100 रुपये दो, तो वो आपको 100 रुपये भी देगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा अनुपालन कराना चाहते हैं आप सामने वाले व्यक्ति से, वही तकनीक का इस्तेमाल करते हैं हम अनुपालन के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे हम लाइकिंग की। पसंद के आधार पे या फिर हित के आधार पे या फिर स्वार्थ के आधार पे, है ना, जब हम क्या कराते हैं, हम कंप्लायंस कराते हैं। ठीक है, उसको कैसे, उस अवस्था को कहा जाता है, उस तकनीक को कहा जाता है, उस टेक्निक को कहा जाता है क्या, आपका इनग्रेटिएशन। ठीक है, इसे हम कहेंगे हिंदी में अनुग्रह, और अगर एनडी और कुछ बोलता है तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पसंद के आधार पे, लाइकिंग के आधार पे जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ये है आपका कंप्लायंस पढ़ रहे हैं हम। कंप्लायंस के अंदर तकनीक के आधार पे, लाइकिंग के आधार पे जिसको किया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका इनग्रेटिएशन। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए ये है पर्सन बी और ये है आपका लक्ष्य, यानी कि टारगेट पर्सन ए। आपको ए से क्या कराना है, ए से आपको 100 रुपये चाहिए है आपको किसी काम के लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ इस तरह से काम करेंगे कि जो ए पर्सन है ये क्या करे, आपको पसंद करना शुरू कर दे ना, आपकी तरफ लाइकिंग शो करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और आपकी तरफ कैसी फीलिंग्स शो करे, वो सकारात्मक फीलिंग्स शो करे। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, आपके पसंद कराने के लिए भी आपको भी क्या कर सकते हैं, आप दो तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला तो कौन सा, कि मान लीजिए ये जो बी पर्सन है ये क्या करेगा, ये अपनी बॉडी वगैरह अच्छी बनाएगा, है ना, दी पर्सनल जो है अपील वो अच्छी करेगा, फाउंडेशन क्रीम वगैरह खूब अच्छे से लगाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकता है, और ये इसके सामने जाके जाएगा बार बार। ठीक है, और फिर दूसरी टेक्निक क्या इस्तेमाल कर सकता है कि ये जो भी ये बोलेगा उसके साथ एग्री करेगा, सहमति दिखाएगा बी ए के साथ। ठीक है, और ए जो बोल रहा है उसमें हाँ में हाँ मिलाएगा ए के साथ, और बी जो है वो भी ए के अंदर क्या दिखाएगा, इंटरेस्ट शो करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ए थोड़ा सा झांसे में आ जाएगा और क्या शो कर देगा, वहां पे कंप्लायंस शो कर देगा, अनुपालन शो कर देगा। एक दिन आके आप बोलेंगे मुझको 100 रुपये दे दो, तो वो क्या करेगा, आपको 100 रुपये दे देगा। क्यों, किस पे बेस्ड है वो, लाइकिंग पे, है ना, पसंद पे। उस तकनीक को क्या कहते हैं हम, उस तकनीक को कहते हैं हम इनग्रेटिएशन। ठीक है, ओके। अब यही मान के चलिए क्या होगा, इनग्रेटिएशन के अंदर कोई कंपनी है, उसको अपने क्या बढ़ानी है, उसको अपनी सेल बढ़ानी है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी एक ऐसे एक्टर को ले आएगा जिसको क्या करते हैं, पूरा इंडिया पसंद करता है। ठीक है, तो आज के टाइम में मान के चले तो वो एक केजीएफ मूवी जो आई है या फिर जो कांतारा मूवी आई है ना, उनके अगर एक्टर्स को लेके कोई भी अगर प्रोडक्ट को बेचा जाएगा तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया के कस्टमर क्या शो करेंगे वहां पे, इंडिया के कस्टमर क्या शो करेंगे वहां पे, कंप्लायंस शो करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ही पसंद हो, बट एक जनरल वे में बात हो रही है। ठीक है, आपकी जो पसंद हो उस एक्टर को भी यहाँ पे रख सकते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट बेचेंगे आपको वो लेने के लिए आप बाध्य करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या शो करेंगे वहां पे, आप अनुपालन शो करेंगे कि हाँ हमारी फेवरेट एक्टर या हमारी फेवरेट एक्ट्रेस ने इस उत्पाद का प्रमोशन किया है, तो हम भी क्या शो करेंगे वहां पे, हम इनग्रेटिएशन शो करेंगे। वहां पे भी आप क्या शो करेंगे, अनुग्रहता का प्रदर्शन वहां पे आप करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ये बैकफायर कर जाता है। ठीक है, बैकफायर कैसे किया, मान लीजिए इनग्रेटिएशन के अंदर
अगर आपने बी पर्सन ने ए पर्सन की क्या कर दी, बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, एकदम बहुत ज्यादा उसके आगे पीछे घूमने लगा, तो क्या होगा, इसको बैकफायर हो जाएगा, है ना। तो जो हम कंप्लायंस चाह रहे थे वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंप्लायंस की सबसे पहली तकनीक कौन सी है, आपकी इनग्रेटिएशन, ठीक है, आपकी अनुग्रह। और ये किसके आधार पे है, ये है आपके पसंद के आधार पे, लाइकिंग, इसको याद रखिएगा, लाइकिंग, पसंद, स्वार्थ, जो भी है उसके आधार पे आपका काम करता है कंप्लायंस। तो आपसे पूछ सकता है कि इनग्रेटिएशन जो है, ये तकनीक, दिस टेक्निक किसके आधार पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आप वहां पे अगर पसंद, स्वार्थ या फिर कुछ लिखा हुआ इस तरह से, लाइकिंग की जहां बात हो, पसंद करने की बात हो, लाइकिंग की बात हो, ठीक है, वहां पे क्या आएगा, आपका इनग्रेटिएशन, वहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको सवाल बना के एमसीक्यू में सॉल्व करेंगे तो वहां पे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी हमारी, जो किस पे बेस्ड होगी, जो बेस्ड होगी हमारी प्रतिबद्धता के ऊपर, यानी कि हमारे कमिटमेंट के ऊपर। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं बार बार सुनूंगा, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं निरंतरता, कंसिस्टेंसी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, इन शब्दों को देख लीजिएगा एग्जाम के अंदर, अगर ये आपको दिखते हैं तो यानी कि प्रतिबद्धता। ये जो तकनीक है ये किस पे आधारित है, ये आपके प्रतिबद्ध होने पे आधारित है, ठीक है। मतलब जो पर्सन है ए, जिसको हम क्या चाहते हैं, जिसपे हम प्रभाव डालना चाहते हैं, उसको क्या होना पड़ेगा, उसको यहाँ पे कमिटमेंट शो करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे प्रतिबद्ध हो जाना पड़ेगा। आप जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है फुट इन द डोर। तकनीक क्या है ऑलरेडी मालूम है, तो फुट इन द डोर, इसके लिए इसको जल्दी करेंगे। फुट इन द डोर में क्या होता है आपको मालूम है, पहले आप पैर रखेंगे एंड देन पूरा शरीर आप झोंक देंगे, यानी कि पहले एक होगी छोटी रिक्वेस्ट, छोटी रिक्वेस्ट आप करेंगे, जैसे ही आपने छोटी रिक्वेस्ट कर दी, अब क्या हो गया, अब वो प्रतिबद्ध हो गया है आपकी अगली रिक्वेस्ट मानने को भी, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, वहां पे फिर आप लार्ज रिक्वेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये प्रतिबद्धता के नियम पे हम कह सकते हैं प्रतिबद्ध होना, ठीक है, कमिटेड, कमिटमेंट के आधार पे, या और आपके कंसिस्टेंसी के आधार पे। कंसिस्टेंस कैसे, अगर आपने एक बार हाँ बोल दिया तो आप दूसरी बार ना बोलना नहीं चाहते, तो दूसरी बार भी आप हाँ बोलेंगे, तीसरी बार भी आप हाँ बोलेंगे, इस आधार के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, आपने जो एक बार बिहेवियर शो किया है आप उससे नकार नहीं सकते, ठीक है। ओके, मान के चलिए कैसा होगा, ट्रेन का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मान के चलिए ट्रेन है, पूरी खचाखच भरी हुई है ट्रेन आपकी, ठीक है, लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन भी हमारी रोड जैसी है, ठीक है, यहाँ बैठे हुए हैं और आप खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए हैं, आपको चाहिए उनसे क्या, आपसे उनको सीट चाहिए, बहुत जगह भरी हुई है, लेकिन आप क्या जानते हैं, आप सामाजिक मनोविज्ञान जानते हैं, आप जानते हैं कि अब सीट कैसे लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए वो अंकल पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप क्या बोलेंगे उनसे, अंकल जी थोड़ा सा मुझे पेपर दीजिए पढ़ने को, ठीक है। जैसे ही आप पेपर मांगेंगे पढ़ने को, वो आपको दे देंगे, हो सकता है गुस्सा भी कर दे, ठीक है, इसलिए उनसे प्यार से बोलिए, विनम्र होकर बोलिएगा, तो क्या करेंगे, आपको वो पेपर दे देंगे। जैसे ही उन्होंने पेपर दिया, आप क्या करते हैं, थोड़ी देर एक्टिंग करते हैं, 2-3 मिनट पेपर पढ़ने की, और फिर जस्ट थोड़ी देर बाद क्या करते हैं आप, अगले 10 मिनट बाद क्या करते हैं आप, उनसे बोलते हैं अंकल जी थोड़ा सा सड़क जाइए, हमको सीट दे दीजिए बैठने के लिए। अंकल को क्या होना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपके लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। अंकल को मतलब नहीं वो कानपुर से जमनापुर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अब वो आपको पेपर देने के बाद इस तरह प्रतिबद्ध हो गए हैं कि उन्होंने आपको एक बार हाँ बोल दिया है, तो अब वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपने किस तकनीक का इस्तेमाल किया है, प्रवेश पाने की प्रविधि, यानी कि फुट इन द डोर का इस्तेमाल आपने कर दिया है, ठीक है। तो आप भी इसको रियल लाइफ में इस्तेमाल में लाइए, और जहां भी समस्या का सामना करें तो पहले छोटी रिक्वेस्ट दीजिए और फिर बड़ी रिक्वेस्ट दीजिए, सामने वाले को वो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम तीसरे आधार के ऊपर, तीसरे टैक्टिक के ऊपर, जो किस पे निर्भर है, वो निर्भर है आपकी रेसिप्रोसिटी पे। रेसिप्रोसिटी क्या होती है, उल्टा। ये किसका उल्टा है, ये उल्टा है आपके फुट इन द डोर टेक्निक का। और उल्टा का मतलब यहाँ तकनीक के अंदर क्या हो रहा है, इस टेक्टिक के अंदर क्या हो रहा है, अभी हम उसको भी समझेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। वन इस प्रकार से जो लिखा जाता है एक्स, ये क्या है, ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। रेसिप्रोकल, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, रेसिप्रोकल के अंदर कौन सी तकनीक आएगी,
ये तकनीक आएगी आपकी डोर इन द फेस। ठीक है, यहाँ पे क्या मारेंगे आप, दरवाजा मार देंगे उसके चेहरे पे फेंक के। ठीक है, ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइकिंग के आधार पे कौन सी होती है, लाइकिंग के आधार पे होती है आपकी इनग्रेटिएशन। अभी आपको इसके बाद एक और दो तकनीक एड ऑन बताई जाएगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वहां पे आप इसको ऐड कर देंगे इसी के अंदर जहां आप लिखते जा रहे हैं वहां पे। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा कौन सा, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के आधार पे कौन सी आएगी, हमारी आएगी फुट इन द डोर। फुट इन द डोर के लिए ट्रेन का एग्जांपल ध्यान रखिएगा। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी कानपुर से लेकर जमनापुर, कभी आप जीवन में ये सवाल गलत नहीं करेंगे। लाइकिंग के लिए भी आपको इस तरह का एग्जांपल भविष्य में बताया जाएगा अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे तीसरे टेक्निक्स की जो किसके आधार पे है, वो है आपके रेसिप्रोसिटी पे। आपको मालूम है डोर इन द फेस में क्या होता है, आप पहले क्या करते हैं, आप एक बड़ी रिक्वेस्ट देते हैं, बड़ी रिक्वेस्ट को सामने वाला क्या करता है, आप मना कर देता है, तो आप क्या करेंगे वहां पे, फिर आप छोटी रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उसने क्या बोला है आपको, नहीं, नो। यहाँ उसको क्या करना पड़ेगा, अपने व्यवहार के अनुरूप नहीं, उल्टा शो करना पड़ेगा अपना बिहेवियर, और यहाँ क्या बोलना पड़ेगा उसको, यस। ठीक है, पहले क्या बोला आपने, बड़ी रिक्वेस्ट दिया तो क्या बोला सामने वाले ने, नहीं, अब यहाँ क्या बोला आपने, यस। ठीक है, ओके, वापस चलते हैं ट्रेन के एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, रात का समय है, आपको सोने की जरूरत पड़ रही है आपको। ठीक है, आपने देख लिया ट्रेन में इतनी भीड़ है, अब सीट तो मिलने वाली है नहीं हमको। ठीक है, आपने सोचा कि हम चलो बैठ के ही चले जाएंगे तो जमुना पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके, तो अब क्या हुआ, आपने सेम उसी अंकल से, अब आप अगली बार आए हैं कानपुर से, अब आप जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली से कानपुर की यात्रा कर रहे हैं आप। तो अब मान लीजिए आपको वहां पे एक आंटी मिलती है। ठीक है, आंटी मिलती है, आंटी आराम से खिड़की पे बैठी हुई है अपनी। ठीक है, और वहां क्या बोला आपने, अब आपने उनसे बोला कि आपकी जो ऊपर वाली सीट है, आपकी जो अपर बर्थ है आंटी जी, वहां पर हम सो जाएं क्या जाके। ठीक है, सो जाएं क्या जाके, तो आंटी आपने क्या बोला, आपको केवल बैठना है, आपका मूल उद्देश्य क्या है, बैठना है, लेकिन आपने क्या बोला, हम जाके सो जाएं क्या वहां पे। ठीक है, आंटी क्या कर देगी, उसको मना कर दिया आंटी ने। ठीक है, मना कर देंगे तो क्या होगा, आपको पहले क्या बोला, बड़ी रिक्वेस्ट में क्या बोल दिया उन्होंने कि नो, है ना, कि नहीं हम सोएंगे, हमने सीट के पैसे दिए हैं तो आपको हम सोने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी कौन सी, बड़ी रिक्वेस्ट, जिसको क्या हो गया, मना कर दिया। फिर आप थोड़ा सा मायूस चेहरा बनाएंगे और क्या बोलेंगे, छोटी रिक्वेस्ट अब आएगी आपकी कि ठीक है आंटी जी, अब आपने मना तो कर दिया है ना, तो हम क्या करते हैं, हम हमको एक काम करिए, सीट पे थोड़ी सी जगह दे ही दीजिए ताकि हम अपनी तशरीफ टिका सके। ठीक है, इतनी ही जगह हमको दे दीजिए। ठीक है, तो आंटी क्या बोलती है, हाँ ठीक है, ये कर लो, आप सो भले ही मत, लेकिन क्या करो, आप यहाँ पे आके बैठ जाओ। ठीक है, मूल उद्देश्य क्या था आपका, मूल उद्देश्य था बैठना, तो आप बैठ गए वहां पे सीट के ऊपर। सीट आपको दोनों केस में मिली, अंकल के साथ भी और सीट आपको मिली आंटी के साथ भी। तकनीक का इस्तेमाल कौन सा किया आपने, आंटी के साथ कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया आपने, आंटी के साथ इस्तेमाल किया आपने रेसिप्रोसिटी का, कि आपको मालूम था आंटी सोने नहीं देंगी, अकेले जा रही हैं तो हम बैठ ही जाते हैं। और अंकल के साथ कौन सा इस्तेमाल किया आपने, अंकल के साथ आपने इस्तेमाल किया यहाँ पे कमिटमेंट का या फिर कंसिस्टेंसी का। ठीक है, तो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के अंदर कौन सी टेक्निक आएगी आपकी, आएगी फुट इन द डोर, और रेसिप्रोसिटी के अंदर कौन सी आएगी आपकी, ये आएगी डोर इन द फेस। ठीक है, FOID DOIF। अभी तक हमने देख लिया तीन तकनीक देख ली अभी तक हमने, बात करेंगे अब हम चौथी तकनीक की, जो किस पे आधार पे है, जो है अभाव के आधार पे, है ना, कोई चीज बहुत ही दुर्लभ है मिलना। ठीक है, एंड ऑफ रीजन सेल, EORS से याद आया, मास्टर एंड जॉनसन का कौन सा रिस्पॉन्स, एक प्रोफेसर और रिजल्ट। ओके, बात करेंगे हम चौथे नंबर की, जिसे हम कहते हैं कौन सा प्रिंसिपल, हम कहेंगे टैक्टिक्स किस पे बेस्ड है आपके, ये बेस्ड है आपके स्कैरसिटी के ऊपर ना, यानी कि अभाव है वहां पे,
ना, दुर्लभ है चीज मिल पाना, इसलिए आप क्या करेंगे, उस टेक्निक को क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्लेइंग हार्ड टू गेट। ठीक है, मतलब ये 2 दिन का ऑफर है, इसको ऑफर सीमित समय के लिए, इसको लाभ उठाएं, जैसा हम भी करते हैं, आप भी करते हैं कभी कभी। ठीक है, और जो आपने ई कॉमर्स वेबसाइट देखी है वहां तो रोज की बात हो गई है। ठीक है, कि ये खत्म होने वाला है, 100 पीसेस बचे हैं। ठीक है, लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। ठीक है, लिमिटेड सीट्स, लिमिटेड टाइम ऑफर, ये सब क्या है, ये सब बेस्ड है किस पे, स्कैरसिटी के ऊपर। इसमें क्या किया जाता है, आपको भय दिखाया जाता है, डराया जाता है कि अगर आपने नहीं लिया ये प्रोडक्ट तो क्या होगा, इसमें आपको आपको भारी नुकसान हो जाएगा और आप नहीं ले पाएंगे। तो आप प्रथम 100 के अंदर आइए और अपना एडमिशन ले लीजिए। या फिर इस प्रकार की चीजें जो भी होती है किसके आधार पे होती हैं, वो होती हैं आपके स्कैरसिटी के आधार पे, कि अभाव है चीजों का, प्रोडक्ट का, मोबाइल फोन का, ठीक है, जूतों का, या किसी XYZ किसी भी चीज का क्या है, वहां पे अभाव है। उस तकनीक का नाम क्या है, प्लेइंग हार्ड टू गेट। ठीक है, ओके। तो एक बार जल्दी क्विकली से रिवाइज करते हैं कौन कौन सी है। पहली है हमारे पास लाइकिंग, दूसरी कौन सी है, कमिटमेंट, तीसरा कौन सा है हमारे पास, तीसरा है हमारे पास रेसिप्रोसिटी, और चौथा कौन सा है, चौथा है स्कैरसिटी के आधार पे, LCRS। LCRS, इस प्रकार से कुछ 4 अंग्रेजी के शब्द हैं, इनको याद कर लीजिए। यहां से आपके 2 नंबर पक्का हो जाएंगे, 2 मार्क्स कंफर्म यहाँ से, क्योंकि आपने क्या कर लिया है, चीजों को समझ लिया है, कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई है। ठीक है, और ये जो चीज थी इंपॉर्टेंट उसको भी आपको इसके अंदर समझा दिया गया है। तो अब आप क्या करेंगे, लाइकिंग के अंदर कौन सी तकनीक आती है उसका एक बनाएंगे चार्ट, उस प्रकार से रेसिप्रोसिटी के अंदर कौन सी आती है उसके अंदर चार्ट बनाएंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे, है ना, 2-3 एग्जाम्पल्स लिखिए आपके दिमाग में, और ये मेमोरी में क्या हो जाएगा, और ये चीजें कंसोलिडेट हो जाएंगी। ओके, रेसिप्रोसिटी के बाद क्या होगा, आपका कमिटमेंट के आधार पे, तो उसके सामने भी लिखिए एग्जाम्पल, और फिर उसके हिसाब से लिखिए, और फिर लिखिए स्कैरसिटी के आधार पे। ठीक है, LCRS। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से निमोनिक बना सकते हैं, कुछ भी, CRSL, LSRC, जो भी आपको इजी लगता हो उसको आप बना के, निमोनिक बना के इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे हमेशा एग्जाम में पूछ ही रहा है और आपको सवाल अब आसान लगने लगेंगे। ओके, इसी के साथ चलते हैं हम सोशल इन्फ्लुएंस के आखिरी पड़ाव के ऊपर, और वहां बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे वहां पे मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट। मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जाके वीडियो वो देख लीजिएगा, 15 अगस्त रिलीज डेट। ठीक है, ओके, बार बार बोल रहे हैं देखिए देखिए देखिए, तो जाके उसको देखिए, है ना। तो फिर ऐसा होगा कि एग्जाम देने के बाद आपको मिलग्राम से अगर कोई सवाल नहीं बना, कितना क्या पूछा गया था, तो आपको फिर क्या होगा, बड़ा दुख होगा, है ना। और दुख किसका कारण है, सफरिंग। ठीक है, आपको शिट ऐसा महसूस होगा कि आपने 2 मार्क्स क्यों लूज कर दिए। ठीक है, तो जाके जो आपको बोला जा रहा है प्लीज उसको फॉलो करिए और उनको जाके देखिए। ओके, बात करेंगे, तीसरा है हमारे पास आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। आप अपने माता पिता, टीचर्स की बात मानते हैं, वही है आपकी आज्ञाकारिता। ठीक है, ओके, इसके लिए जरूरी क्या है, वर्दी में होना, है ना। कोई पुलिस वाला बिना वर्दी के रहेगा तो कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन वर्दी में रहेगा तो क्या होगा, उसकी बातों का आज्ञा पालन होगा, यानी कि यहाँ पे आप्त व्यक्ति होना चाहिए ना। अथॉरिटी का बहुत महत्व होता है किसके अंदर, आपके ओबीडियंस के अंदर। ठीक है, तो आज्ञा सबसे हाईएस्ट कब होगी, जब उसके कोई आप्त व्यक्ति या फिर कोई अथॉरिटी वाला उसको बोलेगा। ठीक है, हम कल को उठ के खड़े होके बोलेंगे ठीक है लॉकडाउन लगा दो, है ना, तो कोई लॉकडाउन नहीं लगाएगा, कोई आज्ञा का पालन नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई भी आप्त व्यक्ति आपके सरकार का, आपके राज्य सरकार का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घोषणा करता है, तो क्या करना है उसको, अथॉरिटी जब बोलती है तो क्या करना है, हमको उसको फॉलो करना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपको जो बोला जा रहा है उनको फॉलो करिए लेक्चर्स में, पेपर आपका इजी होता चला जाएगा एक एक यूनिट करते करते। ठीक है, बस फॉलो करिए उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके, तो बात करेंगे सबसे पहले हम, यहाँ पे है हमारे पास ओबीडियंस, फिर है हमारे पास कंप्लायंस, और यहाँ पे है हमारे पास कन्फॉर्मिटी। ठीक है, ओबीडियंस है सबसे स्ट्रांग होता है, आपको मालूम है सबसे स्ट्रांग होगा, इसमें आप मना नहीं कर सकते,
मना नहीं कर सकते, इसमें आपको मानना ही पड़ेगा। फिर हम बात करें कंप्लायंस में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है मना करने का, आप मना कर दोगे नहीं चाहिए हमको, है ना, मना करेंगे। और कंफर्मिटी में क्या होता है, इसमें भी मना नहीं कर सकते उतना, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वहां पे पीयर प्रेशर होता है ना। आप समाज से बाहर, ग्रुप के बाहर हो जाओगे अगर आप कंफर्मिटी शो नहीं करोगे तो। ठीक है, ओके ओके। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे कौन सा पार्ट, एक हमारा सोशल इन्फ्लुएंस। अगले अगले भाग में चलते हैं और हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे आपके सोशल इंटरेक्शन की। आप समाज में उपस्थित हैं, इसका मतलब आपको क्या करना है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करना होगा, इंटरेक्ट करना होगा, अंतः क्रिया करनी होगी। ठीक है, बिना इंटरेक्शन के क्या होगा, काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, कहीं XYZ कहीं भी जा रहे हैं, आप चुपचाप रहेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना होगा, दूसरों से वार्तालाप करना होगा, कम्युनिकेशन आपको करना होगा, है ना? वही बात निकल के आती है किसकी, आपकी कम्युनिकेशन की, यानी कि आपके संप्रेषण की। संप्रेषण के अंदर भी क्या होता है, नॉन वर्बल होता है आपका, है ना, अमौखिक, और दूसरा होता है मौखिक, यानी कि आपका वर्बल। आप आंखों से, हाथ पैर के इशारों से, यातायात का जो कर्मी होता है वो जिस प्रकार से इस्तेमाल करता है अपने हाथ के इशारों को, उस प्रकार से क्या करते हैं आप दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी को रास्ता दिखाना है तो आप उसको जरूरी नहीं कि बोल के दिखाएंगे रास्ता उस तरफ है, आप केवल हाथों से इशारा कर देंगे तो वो भी एक प्रकार का क्या होता है, संप्रेषण होता है। तो अगर हम समाज के अंदर उपस्थित हैं तो ये जरूरी है हम क्या करें, अंतः क्रिया करें एक दूसरे के साथ। अंतः क्रिया कैसे तौर पे होगी, आपके वैयक्तिक तौर पे भी होगी, यानी कि आपके पर्सनल लेवल पे भी होगी, और आपके समूह लेवल पे भी होगी, यानी कि ग्रुप लेवल पे भी होगी। समूह की बात करें, समूह के अंतर्गत कौन आता है, हम और वे। ठीक है, हम कौन है, हम है भारतीय, वे कौन है, वे हैं जापानी। हम कौन है, श्वेत, हम कौन है, यहाँ पे काले रंग से संबंध है। ठीक है, या फिर अश्वेत से संबंध है। ठीक है, हम कौन है, लंबे, हम कौन है, छोटे कद के। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है समूह, समूह के उदाहरण। समूह बनेगा तो अंतः क्रिया होगी, जो कि नहीं होती है प्रॉपर तरीके। इससे क्या होता है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे द्वंद्व, यानी कि आपका इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हमको सोशल इंटरेक्शन के अंदर यही सब चीजें पढ़नी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले जरूरी है क्या, समझना अंतर। यहाँ पे आपका डिफरेंस किस किस के बीच में, आपके प्रेजुडाइज या प्रेजुडिस के बीच में, और आपके स्टीरियोटाइप के बीच में। ये अंतर बहुत ज्यादा जरूरी है समझना आपके लिए। प्रेजुडाइज से अर्थात आपका पूर्वाग्रह, और स्टीरियोटाइप से अंतर आपका क्या है, रूढ़ धारणा या रूढ़िवाद। ठीक है, प्रथम बात करेंगे हम रूढ़ धारणा की, यानी कि स्टीरियोटाइप की। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि महिलाएं जो हैं वो कमजोर होती है। ठीक है, ऐसी समाज में ये क्या फैल चुकी है, ये रूढ़ धारणा फैल चुकी है, एक प्रकार का स्टीरियोटाइप है कि महिलाएं जो है वो क्या है, वो कमजोर है ना, वो मर्द के टक्कर की नहीं हो सकती। ये क्या है, ये एक रूढ़ धारणा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की रूढ़ धारणा हुई, एक नकारात्मक तौर की हुई। लेकिन एक सकारात्मक रूढ़ धारणा क्या होगी, एक स्टीरियोटाइप क्या होगा कि महिलाएं जो है वो क्या होती हैं, वो वो बहुत ही क्या होती हैं, वो बहुत ही केयरिंग होती हैं, यानी कि अर्थात रख रखाव अच्छे से करती हैं। जरूरी नहीं है, कुछ महिलाएं बिल्कुल भी नहीं रखती हैं अच्छे से चीजों को, और कुछ महिलाएं बहुत अच्छे से रखती हैं। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है हमारी रूढ़ धारणा, हमारा स्टीरियोटाइप। ठीक है, ओके। एक और रूढ़ धारणा क्या हो सकती है, आप सभी ने उसेन बोल्ट बेल्ट को देखा होगा, बेल्ट बोल रहे हैं, बोल्ट को देखा होगा, है ना, उसेन बोल्ट। उनका रंग किस प्रकार का है, उनका रंग है अश्वेत।
तो अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वहां पे ऐसी स्टीरियोटाइप है, ऐसी रूढ़ धारणा है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रूढ़ धारणा क्या है? कोई भी अश्वेत होगा कैसा होगा? वो एथलेटिक होगा, यानी कि खेल कूद में बहुत अच्छा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि ये कम दिमाग के होते हैं, इनमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता है। तभी आपने देखा होगा कुछ मूवीज जो बनती हैं, अमेरिकन मूवीज खासकर या हॉलीवुड की मूवीज, उसमें जो अश्वेत लोग दिखाए जाते हैं, है ना, अश्वेत लोग जो दिखाए जाते हैं उनको कैसे रोल में दिखाया जाता है कि उनको कुछ नहीं आता। हीरो के कंपैरिजन में उनको कुछ भी नहीं आता। हीरो कौन से रंग का होता है? आपके श्वेत रंग का होता है। उसके कंपैरिजन में उसको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का क्या है? रूढ़िवाद है ना, एक प्रकार का स्टीरियोटाइप है। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप जो है वो कैसा हो सकता है? वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप की अभिवृत्ति किस प्रकार की होती है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। स्टीरियोटाइप के अंदर भी क्या होता है? हमारा एटीट्यूड होता है, हमारी अभिवृत्ति होती है किसी चीज को लेके, है ना। तो यही एटीट्यूड क्या बोलता है? या तो सकारात्मक होगा कि महिलाएं जो है वो क्या करती हैं? घर का काम अच्छा करती है, घर काम अच्छा करती हैं। ये क्या है? एक अभिवृत्ति है, मतलब एक स्टीरियोटाइप है, एक रूढ़िवादी धारणा है। ठीक है। नेगेटिव क्या होगा? कि ये बाहर का काम नहीं कर सकती, या फिर ये नौकरी नहीं कर सकती, या फिर ये कमजोर होती है। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे हम, ये समझ गए आप कौन सा? ये समझ गए आप स्टीरियोटाइप का। इसको ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा कुछ भी। ठीक है, स्टीरियोटाइप समझ गए आप, ओके। अब हम बात करते हैं प्रेजुडाइज की, यानी कि पूर्वाग्रह की। पूर्वाग्रह के अंतर्गत आपकी जाति, लिंग एक्सेट्रा के आधार पे क्या होता है? दूसरे वर्ग को कैसा दिखाया जाता है? कमजोर, या फिर हम कह सकते हैं इंफीरियर, या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। ठीक है, ओके। एक व्यक्ति है ए जिसका रंग है श्वेत, एक व्यक्ति है बी जिसका रंग है अश्वेत। चलिए आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पे इस व्यक्ति को देखिए, इसका रंग किस प्रकार का है? इसका रंग है श्वेत। ठीक है, ये हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। सेम ऐसा ही होता है किसके साथ? समूह के साथ भी होता है। तो ये जो व्यक्ति है ये क्या करेगा? ये बना लेगा प्रेजुडिस। ये क्या बना लेगा? एक प्रकार से पूर्वाग्रह बना लेता है। किसके खिलाफ? किसके अगेंस्ट में? अश्वेतों के अगेंस्ट में। ठीक है, वो क्या समझता है कि अश्वेत जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, है ना, इनसे यानी कि श्वेतों से कहीं ज्यादा इंफीरियर है ना, उनसे ऊपर नहीं आ सकते। इस प्रकार की चीजें जो जानते हैं आप, पूर्वाग्रह के अंदर होती हैं, प्रेजुडिस के अंदर होती हैं। ये इनके खिलाफ क्या महसूस कर रहा है? वो सारी चीजें कैसी महसूस कर रहा है? नेगेटिव, यानी कि इनकी अभिवृत्ति, ये जो व्यक्ति है थॉमस, इनकी अभिवृत्ति इस व्यक्ति के खिलाफ कैसी है? नेगेटिव है ना। इनकी अभिवृत्ति कैसी है? इनका एटीट्यूड कैसा है? नेगेटिव। अगर ये व्यक्ति इनके सामने आ जाए तो क्या कर सकते हैं? ये वहां से हो सकता है अपना रास्ता छोड़ दें, या इस प्रकार की कोई भी चीज XYZ कर दें। ऐसा भारत में बात करें, भारत में भी काफी पहले ऐसा होता था। ठीक है, कि जब एक समाज कहीं जाता था तो दूसरा समाज उनके सामने नहीं आ सकता था। इस प्रकार की जो छुआछूत और ये सब था, एक समय क्या था? ये भी एक प्रेजुडिस था। ठीक है, एक तरह का पूर्वाग्रह था कि इनको नहीं छूना है, इनको नहीं छूना है, इनको नहीं छूना है। ठीक है, ये क्या था? एक पूर्वाग्रह था। तो इसमें क्या करते थे? एक पर्टिकुलर समाज क्या करता था? दूसरे को अपने से कमजोर समझता था, है ना। इस समाज की निगाहें इनकी तरफ कैसी थी? नकारात्मक थी, नेगेटिव थी, है ना। और ये क्या समझते थे? ये हमसे कभी भी ऊपर नहीं आ सकते, और हमेशा इनको कैसे मानते थे? अपने से कम आंकते थे। ठीक है, ये है आपका दूसरा समाज। समाज का अर्थात यहाँ मतलब समूह से भी है, समूह की बात भी हो रही है, ग्रुप। ठीक है, समूह, है ना, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमारे ख्याल से अभी आपको अंतर क्लियर है किस किस के बीच में। उन लेक्चर्स करने के बाद अभी आपको एकदम पक्का हो गया है कि प्रेजुडिस क्या है और ये स्टीरियोटाइप क्या है। ठीक है, प्रेजुडिस कैसा होगा? हमेशा ये नकारात्मक होगा, मेन पॉइंट। प्रेजुडिस कैसा होता है? ये नकारात्मक होता है। लेकिन रूढ़ धारणा कैसी हो सकती है? स्टीरियोटाइप कैसे हो सकता है? पॉजिटिव एंड
नेगेटिव, दोनों हो सकता है, एटीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप के अंदर हमको पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड देखने मिल सकता है रूढ़ धारणा के परिप्रेक्ष्य में, और लेकिन प्रेजुडिस के अंदर हमेशा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव, यानी कि एक समूह ए हमेशा दूसरे समूह बी को क्या करेगा, नकारात्मक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करेगा, यानी कि नकारात्मक अभिवृत्ति से देखेगा। सेम उसी प्रकार से ये जो समूह है बी, ये भी क्या करेगा, ये भी ए के खिलाफ नकारात्मक अभिवृत्ति रखेगा, जिसी के कारण क्या उत्पन्न होता है, अंतर समूह द्वंद्व, इन्हीं सब चीजों के कारण होता है, ठीक है। ओके, अब आप समझ गए प्रेजुडिस क्या होता है, ये समझ गए आप, यानी कि पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होते हैं, आपके नेगेटिव एटीट्यूड। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे, किसके बारे में, हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव। और ये भेदभाव की जननी कैसी है, भेदभाव का जनक कौन है, आपका प्रेजुडिस। सबसे पहले क्या होगा, आपको प्रेजुडिस होगा, पूर्वाग्रह होगा, जिसके बाद क्या करेंगे आप, भेदभाव करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे आप, लोगों को क्या करेंगे आप, लोगों को अलग तरीके से या अलग तरह से व्यवहार करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव का पूर्ण मतलब किससे है, आपके व्यवहार से है, ठीक है, आपके बिहेवियर से है, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। प्रेजुडिस के अंदर आपके पास क्या है, केवल एटीट्यूड है। डिस्क्रिमिनेशन कब करेंगे, जब व्यवहार उसमें आ जाएगा तब, ठीक है। ओके, मान के चलते हैं ये एक समूह है और ये एक समूह है, ठीक है। ओके, मान के चलते हैं ये जो ए ग्रुप है ये सपोर्ट करता है हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को, और ये सपोर्ट करता है किसको, आईएनसी को, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को। बनी बात है, इन दोनों के बीच क्या होगा, अंतर समूह द्वंद्व होता रहेगा, ठीक है। तो अब क्या है, इसके अंदर क्या होगा, इनके पास कैसा पूर्वाग्रह होगा, नेगेटिव, और इनके पास भी कैसा पूर्वाग्रह होगा, नेगेटिव। ये सब आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया जा रहा है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके, तो इनके पास भी पूर्वाग्रह नेगेटिव होगा, किनके खिलाफ, बी ग्रुप के खिलाफ, और इनके पास भी होगा किसके खिलाफ, आपके ए ग्रुप के खिलाफ भी क्या होगा, नेगेटिव एटीट्यूड होगा। अब देखिए, ये तो आपका पूर्वाग्रह तक बात हुई। अब मान के चलते हैं इन लोग की मुलाकात होती है एक पार्टी के अंदर, पार्टी में यहाँ पे सब खाना पीना खा रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं आपके ए ग्रुप के लोग और यहाँ पे खड़े हैं आपके बी ग्रुप के लोग, ठीक है। फिर ये क्या होता है, यहाँ पे खाना खाने आते हैं, ये भी इस टेबल पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या शो करेगा, ए ग्रुप क्या शो करेगा, बी के खिलाफ, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन शो करेगा, यहाँ पे क्या शो करेगा, यहाँ पे भेदभाव शो करेगा, ठीक है, कि आप तो उस पार्टी के हैं तो आप वहां जाके खाइए, यहाँ मत बैठिए, और इस प्रकार से दंगे फसाद होंगे, ठीक है। तो आप इंडिया में हैं तो आपको ये बताने में ज्यादा समय समझने में नहीं लगना चाहिए कि भेदभाव क्या होता है, ठीक है। भेदभाव सबके साथ होता है, वर्दी वाला भेदभाव करता है किसके साथ, जिसके पास वर्दी नहीं है उसके साथ, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, आप किसी चाय की दुकान पे जाइए, वहां भी आपके साथ क्या होता है, वहां भी आपके साथ भेदभाव होता है, ठीक है। कैसे, एक समाज का तबका है जिसके पास क्या है, बी ग्रुप, जिसके पास वर्दी नहीं है, एक समाज का तबका है जिसके पास क्या है, ए के पास वर्दी है, ठीक है। तो अब क्या करता है, आप भी चाय की दुकान में गए, वो भी गया है, आपको जो ट्रीटमेंट मिलेगा एंड उनको जो ट्रीटमेंट मिलेगा उसमें क्या होता है, जमीन आसमान का फर्क अगर अभी आप गए हो तो आपको देखने मिलेगा। इनको मिलेगा सम्मान और आप होंगे केवल एक ग्राहक, ठीक है। ओके, तो इसी प्रकार से भेदभाव है जो किससे जन्म लेता है, जन्म लेता है आपके पूर्वाग्रह से, ठीक है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, जन्म कौन लेता है, आपका पूर्वाग्रह, और पूर्वाग्रह के बाद क्या आता है, आपका भेदभाव। पूर्वाग्रह से ही आपका भेदभाव आएगा, है ना। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, अगर आपका किसी के खिलाफ भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है, तो क्या होगा बताइए, आप भेदभाव कैसे करेंगे, कैसे, सब पॉजिटिव दिख रहा है आपको तो भेदभाव करेंगे कैसे। इसलिए पूर्वाग्रह होगा तो क्या कर सकते हैं, हम भेदभाव कर सकते हैं। तो जरूरत किसकी है, पूर्वाग्रह को हटाने की है या भेदभाव को, इसी को खत्म कर देंगे तो क्या होगा, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, केवल इसको कम कर सकते हैं, कैसे, लॉज बना के, कानून बना के, नियम बना के, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक धर्म, जाति, समुदाय के लोग क्या करते हैं, आज स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं सब साथ में, है ना, एक ही टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं, मतलब हमने क्या कम कर दिया है, भेदभाव तो कम कर दिया है, लेकिन
जो वो अपने घरों से सीख के आ रहे हैं, है ना, अपने स्कूलिंग से सीख के आ रहे हैं, ठीक है, जो क्या सीख के आते हैं वो पूर्वाग्रह, कि उनको साथ नहीं बैठना है, उनके साथ नहीं उठना है, इसको हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बस यही लड़ाई चल रही है, इतना सा आपके लिए काफी है। इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, आपके इन ग्रुप की एंड आउट ग्रुप, यानी कि वही बात हो रही है हम और वे की, ये हम है और ये वो है, ठीक है, आप इनमें खामियां देखेंगे, ये आप में खामियां देखेंगे और यही सर्कल चलता रहेगा, ठीक है, तो कोई डाउट लगता है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, वैसे इसमें कुछ समझ जाने ऐसा अभी है नहीं, ठीक है, तो ये चलता रहता है, आप और हम में लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होने वाली जब तक की सृष्टि है तब तक। इसके बाद आता है एक और कॉन्सेप्ट जो है आपका माइक्रो एग्रेशन का, ये कुछ शब्द अंग्रेजी में ही समझ लीजिए कि इसको एनटीए भी क्या करेगा, ऐसे ही बताएगा आपको भी, ऐसे लिख देगा आपको माइक्रो एग्रेशन, है ना, अब आप ढूंढते रह जाएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो कुछ शब्द जो आपको अंग्रेजी में बताए जा रहे हैं उनको अंग्रेजी में ही कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है, ओके। बात करेंगे हम एक और कॉन्सेप्ट की, माइक्रो एग्रेशन की। माइक्रो एग्रेशन के अंदर क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रो यानी कि छोटा, है ना, और एग्रेशन तो मालूम ही है, आक्रामकता, तो मतलब आप इसके अंदर क्या है, ये आपका इन ग्रुप है, आप इस ग्रुप का पार्ट है, और ये आपका आउट ग्रुप है, ये आपके दूसरे ग्रुप का पार्ट है, ये आपके स्टेट का है और ये दूसरे स्टेट का है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, आप एकदम से कटाक्ष नहीं करेंगे इनके ऊपर कि अरे आप तो दूसरे स्टेट के हो, आप तो ऐसा करते हो, आप तो वैसा करते हो, या आप दूसरे जाति के हो, दूसरे धर्म के हो, एकदम से कटाक्ष नहीं करेंगे, कटाक्ष कटाक्ष एकदम से नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा एक नरम तरीके से, जिसका आप देखते हैं ना कमेंट वगैरह पास करते हैं नरम तरीके से, उस तरह की बात होती है। तो मान लीजिए अगर ये कोई साउथ इंडिया के स्टेट से है तो आप क्या बोल देंगे इनको, आप ए इडली, आप मान लीजिए यूपी से हैं तो खतरनाक लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ए इडली, ठीक है, इस प्रकार से एक स्टीरियोटाइप, है ना, जरूरी नहीं कि उसको इडली पसंद हो, उसको हो सकता है छोले भटूरे पसंद हो, 20 साल से वो दिल्ली में रह रहा हो, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप मारते हैं ए इडली, आगे चलिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है उनके लिए एक स्टीरियोटाइप की तरह काम करता है, और जो क्या किसको बढ़ावा देता है, जो हम डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, ठीक है, ओके। इसी के बाद एक और उदाहरण किसका है, आपके प्रेजुडाइज का, कि जो हिंदी भाषा है हम चाहते हैं पूरे देश में लागू हो, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा, ये क्या है, एक पूर्वाग्रह है, तो जो हिंदी नहीं बोलता उसके खिलाफ हम क्या चाहते हैं, एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ पढ़ा हमने किसका कॉन्सेप्ट, हमने पढ़ा माइक्रो एग्रेशन के बारे में। तो वही देखते हैं इसका एक और उदाहरण माइक्रो एग्रेशन क्या है, कि एक मान लीजिए एक कार्यकारी महिला है जो ऑफिस में कार्य करती है, ठीक है, उसका है एक सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर इस कार्यकारी महिला को बोलता है कि आप क्या करिए, आपने जो केश है, इनकी हेयर स्टाइल जो है आपकी उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है, ये अनप्रोफेशनल है, ठीक है, अनप्रोफेशनल है, उसने ऐसा बोल दिया। सुपरवाइजर ने क्या बोला उस महिला को कि आप अपनी जो है हेयर स्टाइल अच्छे से करिए, साड़ी अच्छे से पहन के आइए, इस प्रकार से जो भी बातें बोली, ये क्या है, बहुत अनप्रोफेशनल है, ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपका माइक्रो एग्रेशन। अब वो ये तो नहीं बोल सकता ना कि आप लोग महिलाएं जो होती हैं वो कमजोर होती हैं, ठीक है, कमजोर होती हैं, आप लोगों को काम नहीं करना चाहिए, आप लोगों को घर में बैठना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोल सकता ना वो, तो उसने क्या बोल दिया कि ठीक है आप काम कर रहे हो, लेकिन अपनी जो हेयर स्टाइल है इसको आप कल से चेंज करके आइए, क्योंकि ये क्या है, ये अनप्रोफेशनल है। तो ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है आपके एक माइक्रो एग्रेशन का। तो अगर आपको यूडीसी में इस प्रकार का सवाल दिख जाए तो अचंभित नहीं होना है, आपको मालूम है माइक्रो एग्रेशन क्या होता है, ठीक है, उसी एग्रेशन का थोड़ा सा छोटा फॉर्म, ओके। इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट है आपके किसके, स्केप गोट का, स्केप गोट या स्केप गोटिंग का, जिसे हम कहते हैं बलि का बकरा, ठीक है, जो भी हो उसके लिए हम क्या कर देंगे, जो छोटे लोग हैं माइनॉरिटी में हैं उन पे हम सारा बोझ डाल देंगे कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। मान लीजिए ये है यूएसए, ये है इंडिया, ठीक है, इंडिया से लोग कहाँ जाते हैं, यूएसए जाते हैं घर बसाने, यहाँ पे रहने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए वहाँ कोई दंगा फसाद हो जाता है तो यूएसए के लोग क्या बोलेंगे, बलि का बकरा किसको बनाया जाएगा, इन भारतीय लोगों को बनाया जाएगा बलि का बकरा वहाँ पे, कि आपकी वजह से हमारे देश में पैसों की कमी आ रही है, रोटी कपड़ा नहीं नहीं मिल रहा है, इस तरह की बातें किसके साथ होंगी, एक प्रकार का क्या शो करेंगे यूएसए वाले, नेगेटिव एटीट्यूड शो करेंगे, प्रेजुडाइज पूर्वाग्रह शो करेंगे किसके खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ। अब हम बात करेंगे प्रेजुडाइज पैदा कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है, ये आपको ऑलरेडी कवर कराया है प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते हैं अब हम, और बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के संदर्भ में, यानी कि आपकी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या बोलता है आपके पूर्वाग्रह के बारे में,
उसको हम देखेंगे। तो आपका जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, वह इस बात पे जोर देता है कि जिस प्रकार से हमारे सभी एटीट्यूड लर्न होते हैं, जिस प्रकार से हम सभी अभिवृत्तियों को सीखते हैं, अधिगम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से संज्ञान का इस्तेमाल करते ही क्या होता है, हम इन प्रेजुडाइज को, इन पूर्वाग्रहों को भी हम सीखते हैं। ठीक है, पूर्वाग्रह क्या है आपके? नेगेटिव एटीट्यूड। ध्यान रखिएगा इसको, पूर्वाग्रह क्या है आपका? नेगेटिव एटीट्यूड। और इसी नेगेटिव एटीट्यूड से होने वाला बिहेवियर क्या है आपका? भेदभाव। तो भेदभाव के अंदर व्यवहार आएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। भेदभाव के अंदर क्या करेंगे आप? उस प्रकार से व्यवहार करने लगेंगे जिस प्रकार से आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा। ठीक है, तो आपकी जो पूर्वाग्रह है उसका भी हम क्या करते हैं, हम संज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। संज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा हमारा? मॉडलिंग आएगा, दूसरों को देख के सीखते हैं हम। ठीक है, इनका भी निर्माण होगा। ठीक है, इनको भी हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से, कोई बोलेगा ठीक है भिखारी को भीख मत दो, तो आप क्या करेंगे? उसको भीख नहीं देंगे और हमेशा के लिए भिखारी के लिए एक पूर्वाग्रह बना लेंगे कि इनको हमको भीख नहीं देना है। यही कहता है कौन? आपकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये एग्जाम में काफी हेल्प करेंगी कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहती है कि संज्ञान का, सॉरी, पूर्वाग्रह का भी क्या होता है, इसी प्रकार से निर्माण होता है। किसका इस्तेमाल करके? हमारे संज्ञान का इस्तेमाल करके। अब इसके बाद आगे चलते हैं और हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की, जो कि है आपका वास्तविक द्वंद्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है? बस इतनी सी बात है, आपका जो द्वंद्व है, द्वंद्व किन किन के बीच होगा? ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में। सिद्धांत को देने वाले कौन है? ऑफिशियली बात करें तो ये हमारे हैं डोनाल्ड कैंपबेल। और इनके पहले जो जो आए, थिबॉट कैली और वो सब लोग, इनको क्या किया? उन्होंने क्रिटिसाइज किया और उन्होंने बताया कि अपनी रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, यानी कि वास्तविक द्वंद्व का सिद्धांत। इसके अंतर्गत आपका जो ग्रुप है ए और बी, ये क्या कर रहे हैं? ये भाग रहे हैं। द्वंद्व क्यों है इनके बीच में? इनके बीच द्वंद्व है किसी एक चीज को लेके, वो क्या है? वो है लैंड। जमीन को लेके क्या हो रहा है? इनके बीच में द्वंद्व चल रहा है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत काम करता है ये नौकरी भी। ठीक है, लैंड, जमीन या ऐसा कोई भी रिसोर्स जो उपयोगी है किसके लिए? ए एंड बी दोनों के लिए। तो वहां पे क्या रहेगा? हमेशा आपका रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी रहेगी वहां पे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या बोल रहे हैं कि आपका जो प्रेजुडिस है, आपका जो पूर्वाग्रह है और आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है, आपका जो भेदभाव है, ये क्या होगा? ये इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपका प्रेजुडिस, आपका पूर्वाग्रह और आपका डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज होता जाएगा किसके बीच? ए ग्रुप एंड बी ग्रुप के बीच में। बात करते हैं यहां पे, ठीक है, ये एक कंट्री है और ये एक कंट्री है। ठीक है, ये लोग किसके पीछे लगे हुए हैं? ये लोग लगे हुए हैं इस भूमि के लिए। ठीक है, ये कंट्री बोलती है कि हमको ये भूमि हमारी है और ये कंट्री बोलती है कि ये भूमि हमारी है। ठीक है, तो इतनी सी जमीन के लिए, ये जमीन के हिस्से के लिए क्या चल रही है? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है। ठीक है, तो ये कंट्री के लिए क्या है? पूर्वाग्रह है, जिससे क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। और ये कंट्री का भी सेम पूर्वाग्रह है और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है। ठीक है, तो ये क्या होगा? रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंतर्गत ये क्या होगा? ये इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो पूर्वाग्रह और आपका भेदभाव, ये क्या होगा? ये इंक्रीज होगा किसके अंदर? ए ग्रुप एंड बी ग्रुप के अंदर। अगर वो किसके लिए कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं? वो द्वंद्व कर रहे हैं किसी एक सोर्स के लिए। ठीक है, यानी कि आपकी यहाँ पे बात हो रही है भूमि की। ठीक है, एग्जाम्पल समझ गए आप कहाँ की बात हो रही है? तो ये क्या कर रहे हैं इन लोग?
इसी को हम कहते हैं रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप थ्योरी, या फिर RCGT भी बोलते हैं, या फिर RCT भी बोलते हैं, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी गिवन बाय कैंपबेल। कि अगर एक ही सोर्स है या संसाधन है, रिसोर्स है, उसके लिए क्या करेंगे ये लोग, कॉन्फ्लिक्ट करते ही रहेंगे। जो किसको बढ़ावा देगा, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, इंक्रीज मिल रहा है किसको, आपके प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन को, दोनों ही ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो ए ग्रुप और बी ग्रुप क्या करेंगे, हमेशा दूर होते जाएंगे एक दूसरे से, पास आने की बजाय। मतलब हमको क्या करना है, दरअसल पूर्वाग्रह कम करना है, लेकिन यहाँ तो उल्टा इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते ये इंक्रीज हो जा रहा है। बात करेंगे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, जॉब्स लिमिटेड है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने बता के चले गए अच्छी अच्छी चीजें। जॉब्स लिमिटेड है, लेकिन हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या है, हमारे पास रिजर्वेशन है। ठीक है, रिजर्वेशन के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पे आपको एक ग्रुप है जो इसके खिलाफ है, अगेंस्ट है, और एक ग्रुप है जो क्या है, इसके पक्ष में है। ठीक है, तो ए और बी के बीच क्या होता है, जॉब्स की लड़ाई चल रही है ना, लड़ाई चल रही है, तो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में पूर्वाग्रह जो है वो बढ़ता जा रहा है, और पूर्वाग्रह बढ़ रहा है तो भेदभाव भी क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। यही है आपका रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप थ्योरी, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट का द्वंद्व, वास्तविक द्वंद्व का सिद्धांत। इसके बाद आपको यूट्यूब पे एक लेक्चर मिलेगा, नीली आंखें भूरी आंखें, उसको वहां से आप देख लीजिएगा। वहां से जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि हम जो प्रेजुडाइज है उसको हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं, या किस प्रकार से हम उसकी लर्निंग करते हैं, उसके बारे में वहां पे सब बताया गया है। तो वो यूट्यूब से कर लेंगे, उतना काम का नहीं है और काम का है भी, है ना। ओके, अब चलते हैं आगे। अगला जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, यानी कि सामाजिक समरूपता का सिद्धांत, या फिर सामाजिक समानता, समानता नहीं, या कह सकते हैं हम पहचान का भी सिद्धांत। ठीक है, बात करेंगे हम सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है आपकी 1970-80 के बीच में। ठीक है, या फिर किसी किसी बुक में आपको 86 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं उसी समय के 70 से 80 के दशक में, 70s 80s की बात हो रही है ये, जब आपके लिए कौन लेके आते हैं, आपके लिए हेनरी ताजफेल और टर्नर आपके लिए लेके आते हैं क्या, सामाजिक समरूपता का सिद्धांत, यानी कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। किससे संबंधित होती है, ये संबंधित होती है आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट से, यानी कि आपके स्व संप्रत्यय से भी संबंधित इसका होता है। ठीक है, ओके, स्टडी करते हैं हम किसके बारे में, अब सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के बारे में। इन्होंने कहा कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के अंतर्गत कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, 3 प्रक्रियाएं होती हैं। 3 प्रोसेसेस का सामना हमको करना पड़ता है। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक व्यक्ति की आइडेंटिटी बनाने के लिए। ठीक है ना, व्यक्ति पहचान का निर्माण करने के लिए, किसके परिप्रेक्ष्य में, जिस ग्रुप का वो हिस्सा है उस ग्रुप के हिस्से की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि जिस समूह का वो हिस्सा है, ठीक है, वहां पे उस व्यक्ति की क्या पहचान का है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के अंदर। और इसके निर्माण के बाद वो क्या करते हैं, वो उस ग्रुप के अंतर्गत अपने आप को, स्वयं को वो क्या करते हैं, वो अपनी पहचान बना पाते हैं, अपनी आइडेंटिटी स्थापित कर पाते हैं। अभी देखते हैं आगे वो कैसे। पहली प्रक्रिया जो है वो क्या है, वो है आपकी कैटेगराइजेशन की, यानी कि पहली प्रक्रिया है आपकी वर्गीकरण की। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं आपका सोशल आइडेंटिटी, सॉरी सोशल कैटेगराइजेशन, यानी कि सामाजिक वर्गीकरण। जिस प्रकार से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, आप क्या करते हैं, चीजों का वर्गीकरण करते हैं, है ना, काला, सफेद, नीला, सॉफ्ट, डार्क, हार्ड, इस प्रकार से क्या करते हैं हम वर्ग करते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, तो इससे क्या मिलती है, हमको मदद मिलती है ना। हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, एटीट्यूड की वीडियो एक जगह, सोशल साइकोलॉजी की वीडियो एक जगह,
और बायोलॉजी की वीडियो एक जगह। तो ये क्या बना दिया हमने, अलग अलग वर्ग बना दिया है, ताकि हमको क्या मिलती है, उससे हेल्प होती है, आसानी होती है। ठीक है, ओके। ठीक इसी प्रकार से क्या करते हैं, सामाजिक वर्गीकरण के अंदर हम किस ग्रुप का हिस्सा है, हम किस ग्रुप का हिस्सा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्वयं का हम क्या करते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं, कौन से ग्रुप में हम जाएंगे। आपके पास कौन कौन से बचे थे मास्टर्स के बाद, आपके पास बचा था पीएचडी का ग्रुप, आपके पास बचा था नेट का ग्रुप, और आपके पास बचा था एमफिल का ग्रुप। इस प्रकार से क्या किया, आपके पास 3 ग्रुप का मान के चलते हैं ऑप्शन था। इसमें से आपने क्या किया, अपना स्वयं का वर्गीकरण, सामाजिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया कि मैं नेट के ग्रुप के साथ जाऊंगा, है ना, यानी कि नेट के समूह के साथ आप क्या करते हैं, आप इसको स्वयं को आपने स्थापित कर लिया एक सोशल कैटेगराइजेशन के फेज में। ठीक है, क्या कर लिया, स्वयं का वर्गीकरण कर लिया आपने और नेट के समूह में आप आ गए। ठीक है, और समूह में आने का क्या करेंगे आप, नेट के जैसे बाकी समाज के लोग कर रहे हैं वैसे ही आपको करना होगा, एग्जाम वगैरह देना होगा। तो ये पीएचडी हट गई आपके जोन से और ये भी आपके जोन से हट गया, मतलब ये क्या हो गए, अब आप कौन से ग्रुप का हिस्सा हो गए, अब आप हो गए इन ग्रुप का हिस्सा। कौन से वाले, इन ग्रुप का हिस्सा हो गए आप नेट के अंदर। मतलब अब एमफिल भी क्या है आपके लिए, वे लोग हैं, और पीएचडी वाले भी क्या है आपके लिए, अब वे लोग हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्या किया आपने, सबसे पहले स्टेज में सोशल कैटेगराइजेशन कर लिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना होगा, अब आपको बिहेव किस प्रकार से करना होगा, जैसे बाकी आपके ग्रुप के लोग नेट के कर रहे होंगे, आपको ये पेपर 1 पेपर 2 है ना, फॉर्म फिलिंग, नोटिफिकेशन का वेट, ये सब वैसा ही करना होगा। लेकिन क्या एमफिल वाले वैसा कर रहे हैं, क्या पीएचडी वाले वैसा कर रहे हैं, नहीं, वैसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका सामाजिक वर्गीकरण सबसे पहले स्थान पर। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका सोशल आइडेंटिटी। ये बात किसकी कर रहे हैं हम, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी की बात हम कर रहे हैं। सोशल आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है, आप स्वयं को कैसे देखते हैं, इस ग्रुप का एक पार्ट देखते हैं, इस ग्रुप का एक पार्ट देखते हैं। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, आपके एक सेल्फ कॉन्सेप्ट का, आपके स्वयं का क्या संप्रत्यय है, उससे संबंधित ये चीज है। ठीक है, कि आपने स्वयं को कैसे स्थापित कर लिया है, आपने एक ग्रुप में बना लिया है स्वयं को। आप ग्रुप में क्या है, आप ग्रुप में क्या कर रहे हैं, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और फिर थर्ड नंबर पे आता है कि आपका सोशल कंपैरिजन। यहाँ पे क्या करते हैं, आप कंपेयर करते हैं किससे, आउट ग्रुप के साथ में, कि चलो अच्छा है, कम से कम मैं नेट तो दे रहा हूँ, मेरा नेट हो जाएगा या मेरा जीआरएफ हो जाएगा, कम से कम चलो मैं एमफिल एंड पीएचडी वालों से ऊपर तो हूँ, मैं उससे अच्छा तो हूँ, है ना। ये जो फीलिंग आती है कंपेयर करने वाली, कम से कम उनसे अच्छा तो हूँ मैं। ठीक है, यही किसके अंदर आता है, ये आता है आपके सोशल कंपेरिजन के अंदर, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमेशा स्वयं को हम अच्छी नजर में देखना चाहते हैं, इस वजह से ये सब हो रहा है। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, टर्नर एंड ताजफेल की सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के बारे में। उसके अंदर देखिए हमने कौन सी 3 प्रक्रियाएं होती हैं, पहला होता है वर्गीकरण, दूसरा होता है आइडेंटिटी पहचान, और तीसरा होता है क्या, कंपैरिजन। ठीक है, तो ये 3 उसकी प्रक्रियाएं हैं, और यहीं पे आपके फेस्टिंगर साहब क्या बोलते हैं 1954 में, कि लोग जो है वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरों से, ताकि हम क्या ग्रो कर सकें, खुद का हम सेल्फ एस्टीम ऊंचा रख सकें, है ना, सेल्फ एस्टीम खुद का हम ऊंचा रख सकें, इसलिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करना हम स्टार्ट कर देते हैं, कि चलो हम उनसे अच्छे तो भला, पीएचडी एंड एमफिल से हम अच्छे तो हैं, इस प्रकार से कंपैरिजन करना हम स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी बात नहीं आप ही कर रहे हैं, एमफिल वाले भी यही करते हैं आपके लिए, और पीएचडी वाले भी यही करते हैं आपके लिए, और वाइस वर्सा, इन दोनों आपस में भी ऐसे ही करते होंगे। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट एसआईटी का, यानी कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। इसके पहले कौन सी की हमने, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप थ्योरी, आरसीजीटी की। तो यहां से हमने कंप्लीट कर लिए हैं 2 सिद्धांत। ओके, अब हम देखेंगे एक और नवीन कॉन्सेप्ट जिसका नाम है स्टीरियोटाइप वल्नरेबिलिटी। इसे हम कहेंगे रूढ़िवादी भेद्यता। मेध नहीं है, वो भेद है। आपकी इसी स्टीरियोटाइप वल्नरेबिलिटी यानी कि रूढ़िवादी भेद्यता के अंदर क्या होता है, जो व्यक्ति है ना, उसके प्रदर्शन पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, किसकी वजह से, इन्हीं रूढ़िवादी भेद्यताओं की वजह से, इन्हीं रूढ़िवादियों की वजह से, है ना। ओके,
मान के चलते हैं एक क्रिकेटर है विराट कोहली, ठीक है, ओके। अब इसके खिलाफ स्टीरियोटाइप क्या हो रहा है, अब ये जो व्यक्ति है, जो प्लेयर है, ये क्या हो रहा है, ये बूढ़ा हो रहा है और इनको खेल छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये एक स्टीरियोटाइप चल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात स्वयं क्या हो गई, विराट कोहली को भी मालूम है, और जिससे क्या हो रहा है, उनका प्रदर्शन लगातार क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, फेमस है इसलिए, इसकी जगह और कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रदर्शन खराब हो रहा है, इन पे क्या पड़ रहा है, यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। किसकी वजह से, इस भेद्यता की वजह से, इस वल्नरेबिलिटी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये रूढ़िवादी भेद्यता है, जहाँ पे जिस व्यक्ति के खिलाफ ये रूढ़िवाद, स्टीरियोटाइप ओपिनियन या बातें की जा रही हैं, उनको स्वयं को ये मालूम पड़ चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये उन पे इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है और प्रदर्शन खराब हो रहा है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, कोई ए पर्सन है और यहाँ पे एक ग्रुप है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, रूढ़िवादी बता रहा है कुछ चीजें ए के बारे में। अब ए को मालूम पड़ गया है, अब इससे क्या हो रहा है, ए के नॉलेज में है, एक के ज्ञान में, संज्ञान में है कि ये लोग मेरे बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, इसका प्रदर्शन में क्या हो रहा है, गिरावट मिल रही है या खराब हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को हम कहते हैं रूढ़िवाद, वादी भेद्यता, आपकी स्टीरियोटाइप वल्नरेबिलिटी, ठीक है, ओके। मान के चलिए ये आप हैं, ठीक है, और लोग आपके खिलाफ क्या बोल रहे हैं कि आप तो बस ऐसे ही करते हैं, आप तो कभी शुरू से ही आप पढ़ाई में कमजोर रहे हैं, है ना, इस प्रकार की चीजें आपके खिलाफ बोली जा रही हैं, ये आपको मालूम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उन ओपिनियन की वजह से आपके प्रदर्शन में खराब हो रहा है। इसी को क्या कहेंगे हम, रूढ़िवादी भेद्यता। इसी के बाद हमको आगे पढ़ना है एक और चीज के बारे में, जो है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ठीक है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के बारे में बात करेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। मान के चलिए ये एक समूह है, ए समूह, ठीक है, इनको मालूम है, इनको ज्ञान है ना, कि इनके बारे में क्या रूढ़िवादी धारणा लोग बना के रखे हैं, ठीक है, इनको मालूम है। ये समूह बी, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समूह बी जो रूढ़िवादी धारणा बना के रखा है समूह ए के खिलाफ, ये लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, यह बात ए समूह को मालूम है। अब उनको क्या पड़ गई है, इतना हो चुका है ये रूढ़िवादी धारणा कि अब उनको ये ज्ञान हो चुका है कि ये लोग, समूह बी के लोग हमारे बारे में क्या बातें करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ये ए समूह कोई कार्य करता है, तो कार्य करने के दौरान उसको क्या रहेगी, हमेशा चिंता रहेगी कि कहीं वो इस प्रकार से कार्य ना कर दे कि ये जो रूढ़िवादी धारणा है, ये जो स्टीरियोटाइप है ना, ये बात सत्य हो जाए, ये बात सत्य हो जाए। इनको क्या है, इस बात का डर है, इसलिए क्या करते हैं, वो कार्य करने से एंग्जाइटी का फील करते हैं, है ना। कहीं अगर मैंने कुछ कार्य करने गया और अगर ये रूढ़िवादी धारणा हो गई या सच हो गई, तो क्या करेंगे, फिर इन लोग और हावी हो जाएंगे हमारे ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस रूढ़िवादी धारणा को सपोर्ट मिल गया, तो ए समूह के लिए क्या हो जाएगी, और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ए समूह क्या फेस करता है, ए समूह भय फेस करता है, डर फेस करता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, हमेशा सेल्फ कॉन्शियस रहता है कि कहीं मैं इस प्रकार से बिहेव ना कर दूं कि ये धारणा जो है, रूढ़िवादी धारणा, ये सत्य हो जाए, ठीक है। हमेशा भय में रहता है ए समूह, जिसके कारण क्या होता है, उसके प्रदर्शन पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, जिसके अंतर्गत आपका जो प्रभाव है वो हो जाएगा, किसकी वजह से, कि जो उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं लोग, है ना, आपके
अंतिम निर्णय के ऊपर या फिर अंतिम जो कार्य करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, ओके, ये था आपका सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो इसको आगे जब हम सवाल करेंगे तो इसको और हम इजी कर देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको किसके बीच, अभी वल्नरेबिलिटी के बीच और आपके सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के बीच में, लेकिन एक हल्का सा माइन्यूट फर्क है, उसको डिस्कस करेंगे हम आगे आने वाले क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज के साथ। ओके, और फिर वह बात आती है अंत में ओवरकमिंग प्रेजुडाइज। ठीक है, यानी पूर्वाग्रह को खत्म कैसे किया जा सकता है, बताया था आपको। क्या कर दो, बस उनके बीच संपर्क को बढ़ा दीजिए, कांटेक्ट, संपर्क बढ़ा दीजिए। स्कूल्स में बढ़ गया है, कॉलेजेस में बढ़ गया है, इसी प्रकार से जहां जहां कांटेक्ट बढ़ जाएगा किनके बीच में, इन ग्रुप्स के बीच में, वहां पे क्या हो जाएगा, ये जो पूर्वाग्रह है ये समाप्ति की ओर चला जाएगा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, हमारे सोशल इंटरेक्शन के अंदर, वो है आपका इंटर पर्सनल अट्रैक्शन, अर्थात आपका पारस्परिक आकर्षकता, ठीक है, या फिर अंतरवैयक्तिक आकर्षकता की बात भी यहाँ पे हो सकती है। तो अभी तक हमने बात की किसके बारे में, हमने बात की पूर्वाग्रहों के बारे में कि क्यों व्यक्ति एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब हम बात करेंगे क्यों पसंद करते हैं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या कहती है उसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, जैसे कुछ रूल्स और नियम है प्रेजुडाइज वाले, वैसे ही कुछ रूल्स हैं आपके लाइकिंग के लिए भी। ठीक है, तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का सिंपल टर्म्स में अगर बताएं तो ये क्या है आपका, पसंद करना। ठीक है, या फिर ये इच्छा रखना किसी दूसरे के साथ संबंध बनाने की। ठीक है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन कब होता है हमको, या हम किसी को पसंद करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, या फिर हम इच्छा होती है उनके साथ हम किसी प्रकार का हम रिलेशनशिप फॉर्म करें, किसी प्रकार का हम उनके साथ क्या करें, संबंध बनाएं, दोस्त, दोस्ती, प्यार, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपका रिलेशनशिप बनेगा, है ना, और आपकी लाइकिंग भी होगी। यही है आपका पसंद और संबंध, ये है आपका क्या, अंतरवैयक्तिक अट्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहली बात क्या है आपकी, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। ठीक है, यानी कि आपकी शारीरिक आकर्षकता, ये पसंद करने के लिए सबसे आईएमपी फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो शारीरिक फैक्टर है, ये जो शारीरिक प्रभाव है, ये फर्स्ट स्टेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप किसकी तरफ आकर्षित कब होते हो, जब आप उनका मुख देखते हो, उनका शरीर देखते हो। ठीक है, व्यवहार और वो सब बातें तो बहुत बाद में आती हैं, पहले हम उनकी शारीरिक बनावट से ही हम क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। शारीरिक बनावट से ही क्या होते हैं, ह्यूमंस की बात करें तो शारीरिक बनावट से ही क्या होते हैं, हम आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पसंद करे तो अट्रैक्टिवनेस के लिए शारीरिक अट्रैक्टिवनेस या शारीरिक आकर्षकता, ये पोस्ट आईएमपी है, सबसे पहले चरण में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हर कोई चाहता है सुंदर दिखना, और इसी सुंदर दिखने के चक्कर में क्या हो रहा है, करोड़ों की फेयरनेस क्रीम ना चेहरों पे क्या की जाती है, लगाई जाती है। और आजकल तो ये फेयरनेस क्रीम का काम कम हो गया है और आजकल फिल्टर्स वगैरह आ गए हैं, तो उससे भी क्या कर दिया है, सुगम कर दिया है सुंदर दिखना। ठीक है, तो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस सबसे पहला कारण है, ठीक है, किसी को पसंद करने का। बात करेंगे दूसरा है आपका प्रॉक्सिमिटी। ये वही प्रॉक्सिमिटी है जो पढ़े थे हमने, कहाँ पे हमने पढ़े थे, गेस्टाल्ट में। ठीक है, इस प्रकार से आप भी लिंक करना स्टार्ट करें।
प्रॉक्सिमिटी यानी कि समीपता का सिद्धांत हम पढ़ते हैं गेस्टाल्ट में, जो समीप है हम इकट्ठा देखते हैं उनको, ठीक है। तो समीपता की बात करें आप, जो आपके निकट होगा आप उन्हीं के साथ में आप क्या होंगे, आप आकर्षित होंगे, ठीक है। आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया के लोगों से ही आकर्षित होंगे, ना कि किसी जापान वाले से। अगर यहाँ पे हम सोशल मीडिया को अभी कुछ देर के लिए अपने विवेक से अलग कर दें तो, ठीक है। बात कर रहे हैं, रख भी लिया तो सोशल मीडिया, लेकिन आपके जो निकट हैं आप उन्हीं के प्रति क्या होंगे, ज्यादा आकर्षित होंगे, जो आपके क्या है, निकट है, करीब है। तभी देखिए स्कूल्स में आप फ्रेंड बनाते हैं, कॉलेजेस में आप फ्रेंड बनाते हैं, अपने अपने कॉलेज में अपने अपने स्कूल में फ्रेंड बनाते हैं, ठीक है। जहाँ आप जाएंगे शादी में वहाँ पे आप दोस्त बनाते हैं, और कहीं भी जहाँ जाते हैं XYZ जगह पे वहाँ पे आप दोस्त बनाते हैं। किसी पिकनिक स्पॉट पर आपने कभी देखा है कि आप दोस्त बना रहे हैं, है ना। इसकी क्या होती है, बहुत कम आशंका होती है, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह से क्या होते हैं, वहाँ पे लोग आए होते हैं, है ना। लेकिन आप अट्रैक्शन कहाँ पाएंगे, जो आपके निकट है वो, ठीक है। तो ये बात करी हमने किसकी, निकटता की, ठीक है। तो जो आपके समीप रहेगा आप उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे, या उनके साथ आप संबंध या रिलेशनशिप, फ्रेंड्स वगैरह उनको आप बनाना चाहेंगे, ठीक है। ओके, इसी का प्रॉक्सिमिटी का एक और थ्योरी ये भी कहती है, क्या करते हैं हम इसके अंदर, मेयर एक्सपोजर। आपने ये देखा था सवाल, मेयर एक्सपोजर, इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई स्टिमुली है ना, उसका क्या हो रहा है, आपको रिपीट देखने मिल रहा है, ठीक है। कोई नई स्टिमुली के क्या मिल रहा है, आपको बार बार देखने मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ए एक पर्सन है और ये बी पर्सन है, ठीक है। इन लोग एक ही कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रोज एक दूसरे को देख रहे हैं, रोज 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 रोज। ये भी एक स्टिमुली S1 है और ये एक स्टिमुली S2 है। तो S1 एंड S2 क्या है, ये प्रॉक्सिमिटी पे तो है, ट्रेन के डब्बे नहीं है ये, प्रॉक्सिमिटी है, ये पास है, समीप है ये, है ना। और क्या कर रहे हैं, दोनों ही स्टिमुलस क्या कर रहे हैं, इनको एक्सपोजर मिल रहा है ना, रिपीटेड एक्सपोजर मिल रहा है, मतलब रिपीट हो रही है स्टिमुली बार बार, है ना। इस वजह से भी कहा जाता है कि ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, इन लोग निकट आ जाते हैं, निकटता का सिद्धांत, ठीक है। किसके लिए, अट्रैक्टिवनेस के लिए। पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा शारीरिक निकटता, मतलब आकर्षकता, और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा निकटता यानी कि प्रॉक्सिमिटी, है ना। आप अपने ऑफिस में ही फ्रेंड्स बनाएंगे, है ना, दूसरे के ऑफिस में जाके नहीं। अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह कहाँ, सब दिल्ली में बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ आप ट्रेवनकोर में जाके आप फ्रेंड नहीं बनाएंगे, है ना। आपका फ्रेंड कहाँ बनेगा, दिल्ली में ही बनेगा। ओके, इसके बाद बात करेंगे तीसरी हम किसकी बात करेंगे, हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे। सिमिलैरिटी अगेन वही गेस्टाल्ट में पढ़ा था हमने, सिमिलैरिटी एक जैसा, समानता, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपकी जो प्रॉक्सिमिटी है, जरूरी नहीं कि अगर आप किसी के निकट हैं तो आप क्या करें, आपकी उनसे शादी हो जाएगी या आप उनके दोस्त बन जाएंगे, जरूरी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपकी जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस थी, आपकी शारीरिक सुंदरता जो थी, है ना, उससे ये गारंटी नहीं कि आपका जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग टर्म चलेगा, है ना। लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप चलेगा जरूरी नहीं है ये। और कोई बस सुंदर दिख रहा है इसका ये मतलब नहीं कि ये जीवन भर आपका साथ निभाएगा, है ना। हो सकता है कि 2 साल में ही चला जाए, 2 महीने में चला जाए, 2 दिन में चला जाए, ठीक है। तो जिस प्रकार से प्रॉक्सिमिटी, निकटता हमको ये नहीं बताती कि क्या करना है हमको, हमको उन्हीं से हमको फ्रेंडशिप होगी, दोस्ती होगी, या फिर जो शारीरिक सुंदरता है वो यह नहीं दर्शाती है कि हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। ठीक उसी प्रकार हम बात करेंगे अब किसकी, सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी मतलब समानता। ए पर्सन है, बी पर्सन है, इन दोनों में समानता होगी तो क्या होगी, इनकी पसंद बढ़ जाएगी, लाइकिंग बढ़ जाएगी, है ना। इनको भी चॉकलेट पसंद है, इनको भी चॉकलेट पसंद है, इनको भी साइकोलॉजी पसंद है, इनको भी साइकोलॉजी पसंद है। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को ये पसंद करने लगेंगे, क्योंकि क्या जानते हैं ये, हम क्या है, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति है वो खोजता है कि कोई हमारी तरह मिल जाए, है ना, हमारी तरह सोचने वाला, हमारी तरह विचार करने वाला। तो इसको क्या बोलते हैं, एक सवाल भी आया था, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना। यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपकी समानता की। अगर आपके इसमें कुछ भी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ए पर्सन एंड बी पर्सन के बीच क्या है, सेम है ना, मैच कर रही है। आपको भी क्योंकि सास भी कभी बहू पसंद है, उनको भी क्योंकि सास भी कभी बहू पसंद है,
तो आप दोनों क्या कर लीजिए, आप दोनों शादी कर लीजिए। ठीक है, ये बताता है किसका, समानता का सिद्धांत यानी कि सिमिलैरिटी। ठीक है, ओके। नंबर 1 में क्या देखा हमने, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। नंबर 2 में क्या देखा हमने, प्रॉक्सिमिटी, निकटता। एंड नंबर 3 में क्या देखा हमने, नंबर 3 में हमने देखा सिमिलैरिटी। आप भी एक जैसे हैं, हम भी एक जैसे हैं, चलो एक हो जाते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है हमारा चौथा और आखिरी, वो है आपका अगेन रेसिप्रोसिटी। यहाँ पे वही आंटी याद करिए जो हमको कहाँ मिली थी, इस टैक्टिक में मिली थी, जिनको हमने क्या कहा था, आंटी हमको ऊपर सोने जाने दीजिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, नो, और बैठने के लिए क्या बोला हमको, हाँ, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, नो का हाँ, यहाँ कैसे, यहाँ क्या होगा, गैस करिए, रेसिप्रोसिटी के अंदर क्या होगा, रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग। इसके अंदर भी किसकी बात करेंगे हम, पसंद की। ए पर्सन ने क्या किया, बी को पसंद करता है, बी भी क्या करेगा, ए को पसंद करेगा। तो हम व्यक्तियों की क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है इस प्रकार से, यदि कोई हमको अच्छा बोलेगा तो हम भी उसको क्या बोलेंगे, हम भी उसको अच्छा बोलेंगे। ए पर्सन ने क्या बोला, बी को अच्छा बोला, बी भी क्या बोलेगा, हाँ ठीक है आप भी अच्छे हैं। ठीक है, ये वही बात हुई कि आप कैसे हैं, मैं ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग। ठीक है, मतलब आप, ये है आपका चौथे नंबर का, आप हमको पसंद करिए, हम भी आपको पसंद कर रहे हैं। यहीं पे क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, इसको कौन करते हैं, आपके कर्टिस एंड मिलर 1986 के आसपास। ठीक है, इन्होंने क्या किया था उस एक्सपेरिमेंट में, चलिए उसको देखते हैं। कर्टिस एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर क्या होता है, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को लिया जाता है। ठीक है, और उनको दूसरे अन्य स्टूडेंट्स के साथ क्या किया जाता है, उनकी जोड़ी बनाई जाती है, उनको पेयर किया जाता है, उनकी जोड़ी बनाई जाती है, पेयर किया जाता है, एक के साथ एक, दो के साथ दो, इस प्रकार से। ठीक है, ओके। इस जोड़ी बनाने में क्या होता है, ना तो ये इसको जानता है, ना ये इसको जानता है, ना ये इसको जानता है। तो एक्सपेरिमेंटर लोग क्या करते हैं, बता देते हैं, किसी किसी को टारगेट कोई रखते हैं। ठीक है, लक्ष्य को बता देते हैं यहाँ पे कि क्या किया, ये 1 है, ये 1A है, ये 2 है, 2A है, ये 3A है। इनको क्या बोल दिया जाता है कि 3A को बोला जाता है कि 3 ने आपको क्या किया, आपको पसंद किया, यानी आपको एक लाइक किया। वहीं बताया जाता है कि 1 ने क्या किया, 1 ने 1A को क्या किया, लाइक किया। फिर इन लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच क्या देखने मिला, मोर फ्रेंडली नेचर देखने मिला, इनके बीच में मिला। इनको क्या बताया गया था कि ठीक है आपको लाइक नहीं करते, तो वहां पे थोड़ा सा क्या हमको खटास देखने को मिली, ऐसा कह सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये था रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग का। ठीक है, कोई आपकी एक फोटो को लाइक करता है, तो आप भी क्या करते हैं, अगली बार उनकी फोटो देखेंगे, आप भी लाइक कर देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया में आ गया है, यही रियल लाइफ में भी होता है। कोई आपको पसंद करेगा, आप भी उनको पसंद करेंगे। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं ये टॉपिक, अंतर वैयक्तिक आकर्षण। इसके अंदर हमने देखे 4 प्रमुख पॉइंट, 1, 2, 3 एंड 4। नंबर 4 क्या था आपका, रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग। कोई अगर आपको पसंद करेगा, आप भी उनको पसंद करेंगे। फिर था यहाँ पे समानता का, आप भी एक जैसे, हम भी एक जैसे, आइए एक हो जाते हैं, A प्लस बी हो जाते हैं, मिल जाते हैं। फिर यहाँ क्या था, प्रॉक्सिमिटी, यानी कि निकटता का सिद्धांत था यहाँ पे, निकटता, कि अगर जो आपके पास में है, आप उन्हीं से संबंध बना सकेंगे, उन्हीं से बातचीत कर सकेंगे। ठीक है, कोई दूर से नहीं, जापान से कोई आके आपसे बातचीत नहीं करेगा, जो पास में है उन्हीं के साथ आपका जो है होने वाला है वही होगा। और सबसे पहला क्या था आपका, शारीरिक सुंदरता या फिर आकर्षण। तो बताइए, सवाल उठता है कि क्या प्रॉक्सिमिटी, निकटता, यह बताती है कि आपका उनके साथ दोस्ती जरूर होगी या फिर बातचीत जरूर होगी, क्या ये बताता है? क्या शारीरिक सुंदरता ये बताती है कि आप उनके साथ जीवन भर रहने वाले हैं? है ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं हार्ट, यानी कि हृदय। ये जो हार्ट है, ये जो हृदय है, ये आपका नॉर्मल नहीं है, ये फिक्शन है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, जो बनाया गया है स्पेशली 14 फरवरी के लिए। ओके, बात करेंगे हम अब के टॉपिक में लव की, यानी कि आपका प्यार।
जिसके अंदर हमको पढ़ना है किसके बारे में, हमको पढ़ना है मिस्टर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग त्रिकोणीय सिद्धांत। इसमें हम बात करेंगे प्रेम के या प्यार के या फिर स्नेह के त्रिकोणीय सिद्धांत के बारे में, जिसको किसने दिया था, इसको दिया था आपके मिस्टर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव, TTL, ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव हम पढ़ने वाले हैं अब मिस्टर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा। सबसे पहले बात होती है कि प्यार यानी कि लव होता क्या है, प्रेम होता क्या है, स्नेह होता क्या है। ठीक है, ओके। अगर हम जाएं डिक्शनरी के शब्दों से तो ये बोला जाता है कि इसमें क्या होता है, आपको स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, आपको स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है, किसके प्रति, या तो आपके संबंधी हो उनके साथ, ठीक है, या आपके कोई वैयक्तिक व्यक्तिगत संबंध हो उनमें, या फिर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को एडमायर करते हैं, या फिर आप कुछ समान अभिरुचियां रखते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जिनकी समान अभिरुचि है आपके साथ, आप उन्हें पसंद करते हैं, आप उन्हें एडमायर करते हैं, आपके कुछ व्यक्तिगत संबंध है उनके साथ, आपके संबंधी, आपके माता पिता, इन सभी के साथ क्या करते हैं, आपका एक बॉन्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होता है, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं प्यार। तो साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि वहां पे अलग अलग प्रकार के प्रेम होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, लव होते हैं। उन्हीं में से एक निकल के आते हैं कौन, आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जो आपको बताते हैं क्या, ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव के बारे में, ट्रायंगुलर त्रिकोणीय सिद्धांत किसका, प्रेम का, ऑफ लव। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या बताते हैं वो कि आपका जो प्रेम है इसके कितने घटक होते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, आपके प्रेम के 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 घटक होते हैं आपके प्रेम के, और यही जो घटक हैं क्या करते हैं, ये आपस में संबंध बनाते हैं, मतलब आपस में ये कंबाइन करते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रेम के बारे में है ये बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो आपके स्टर्नबर्ग के अनुसार 3 घटक हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है आपका सबसे पहले इंटीमेसी, दूसरा है आपका पैशन, और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका कमिटमेंट। कमिटमेंट यानी आप प्रतिबद्ध हो चुके हैं। पैशन के अंदर आ जाएगा आपका जुनून, और इसके अंदर आ जाएगी आपकी घनिष्ठता या फिर अंतरंगता। ठीक है, तो स्टर्नबर्ग ने बताया ये 3 घटक होते हैं आपके, इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, IPC की धारा, इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम इंटीमेसी की, ये है आपकी इंटीमेसी। सो अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग यहाँ बात हो रही है घनिष्ठता की, और यहाँ पे इंटीमेसी, घनिष्ठता का अर्थ यहाँ पे फिजिकल रूप से नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल रूप से है ना, मानसिक रूप से है आपका, किस प्रकार से आपको घनिष्ठता चाहिए होती है। यहाँ पे बात होती है किसकी, आपकी क्लोजनेस की, है ना, आप निकट चाहते हैं संबंध बनाना उनके साथ। ठीक है, आपकी फीलिंग्स, ठीक है, ए पर्सन की फीलिंग किसी पर्सन बी के साथ है, ठीक है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपके सामवेगिक चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें दोस्तों की, दोस्त क्या होते हैं, फ्रेंड्स, इनमें क्या होते हैं, बोलते हैं ना घनिष्ठ मित्र हैं, यानी कि इंटीमेसी वहां आपको देखने को मिल रही है। आप अपने मित्र से अपने संवेगों के बारे में अच्छी सारी चीजें क्या कर सकते हैं, आप वहां पे शेयर कर सकते हैं, उनके साथ अपने इमोशंस ओपन अप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, और आपका उनका जो प्रेजेंस होना है ना, वो भी आपको पसंद होता है, यानी उनकी उपस्थिति भी क्या देती है आपको,
हर्षोल्लास देती है। किसके अंदर? पहले घटक आपके इंटीमेसी के अंदर। इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप खुल के बातें कर सकते हैं, है ना, अपने इमोशंस को खोल सकते हैं, उनके सामने रो सकते हैं, गा सकते हैं, हंस सकते हैं। ये सब होगा कौन से कंपोनेंट के अंदर? ये सब होगा आपके स्टर्नबर्ग द्वारा दिए गए पहले कंपोनेंट, पहले घटक, जिसको हम कहते हैं इंटीमेसी यानी कि घनिष्ठता। बात करेंगे अब दूसरा है हमारा पैशन, अर्थात हमारा जुनून। इस पैशन, इस जुनून के अंदर किसकी बात होगी? आपके शारीरिक तत्व की बात होगी, ठीक है, आपके प्रेम के शारीरिक संदर्भ की यहाँ पे बात होगी, ठीक है। इसके अंदर आप क्या फील करते हैं? आप अपना इमोशनल एंड सेक्सुअल, सांवेगिक, या फिर आप अपना लैंगिक उद्वेलन जो आप महसूस करते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है, उसकी बात होगी इस जुनून के अंदर, ठीक है। पैशन का अर्थात सिंपली मतलब यहाँ पे सेक्स से नहीं है, ठीक है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप उनके हाथों में हाथ डाल के बैठे हैं बीच के किनारे, ठीक है, आप उनसे बाहों में बाहें लेके आप बातें कर रहे हैं, है ना, ये सब भी हो सकता है इस जुनून के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इमोशनल और आपके सेक्सुअल यहाँ पे दोनों आएंगे, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखें। तीसरा आता है आपका यहाँ पे क्या? तीसरा आता है आपका कमिटमेंट, यानी कि आपकी प्रतिबद्धता। और इसी कमिटमेंट के अंदर, इसी प्रतिबद्धता के अंदर क्या आती है? जब आप किसी रिलेशनशिप के अंदर क्या बनाने लगते हैं? आप कमिटमेंट करने लगते हैं, जब आप डिसीजन लेने लगते हैं, जब आप फैसले लेने लगते हैं, ठीक है। यहीं पे होता है आपको कि लगता है कि हाँ, शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म में क्या बोलेंगे कि हाँ मुझे लग रहा है मैं प्यार में हूँ या आई एम इन लव, ठीक है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि हाँ मैं इसी व्यक्ति के साथ क्या चाहती हूँ, पूर्ण जीवन अपना बिताना, व्यतीत करना चाहती हूँ। ये होगा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात, ठीक है। ये बात करते हैं आपके कौन से? 3 घटक प्रेम के, ठीक है। जैसे 2.5 अक्षर प्रेम के और 3 घटक प्रेम के, किसके द्वारा? आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा, ठीक है। कौन कौन सा? आईपीसी की धारा, इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। इसमें कुछ ऐसा कुछ था नहीं खास, ठीक है। ओके, इसी में एक और आगे है बात आपकी, एक है आपका कंपेनियनेट लव, ठीक है, और दूसरा है आपका क्या? दूसरा है आपका रोमांटिक लव। इतना पूछेगा नहीं नेट, बट फिर भी देख लीजिए इसको एक बार, छोटा सा ही है, ठीक है। ये भी किसके द्वारा दिया हुआ है? आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा ही दिया हुआ है। तो रोमांटिक लव के अंदर क्या होगा? रोमांटिक नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ रोमांटिक की बात हो रही है। इसके अंदर क्या आएगा आपका? आपका इंटीमेसी एंड पैशन, ठीक है। यहाँ पे जब ये दोनों आएंगे तो उसे क्या कहा गया है? उसे रोमांटिक लव कहा गया है। और यहीं पे जब आपकी इंटीमेसी और आपका कमिटमेंट ये आ गया है तो क्या हो गया? ऐसे कंपेनियनेट लव कहा गया है। सी से सी ऐसे याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इंटीमेसी कॉमन है ना, ये दोनों में होती है। ये भी किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। जिसके हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ लव के अंदर, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ लव में 2 प्रकार के हैं, पहला है रोमांटिक और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका कंपेनियनेट लव, नहीं प्रेम की बात, ठीक है। ओके, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम बात करेंगे और आगे एग्रेशन की, एग्रेशन की बात करेंगे एंड बाकी सारी चीजों की बात भी करेंगे। कई सारी थ्योरीज हमने देख ली हैं आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एग्रेशन से एंड देन फिर हम कुछ थ्योरीज करेंगे। तो 12th लेक्चर खत्म होते होते आपका ये सोशल साइकोलॉजी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। कुछ एक्सपेरिमेंट के लेक्चर होंगे तो उनको आप वहाँ पे यूट्यूब के फ्री लेक्चर से कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। पूछेगा तो एक आध सवाल पूछेगा, तब तक तो कवर हो जाएगा। लेकिन आपकी मान के चलिए 12th लेक्चर के बाद सोशल साइकोलॉजी आपकी पूर्ण रूप से डन हो जाएगी। और ज्यादा जरूरत पड़ी तो 30th लेक्चर भी आ जाएगा, लेकिन इतनी नौबत आएगी नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी 5-6 थ्योरीज ही बची हैं, 5-6 सिद्धांत ही बचे हैं। उसको कवर कर लेंगे एंड देन सोशल साइकोलॉजी से आप आज़ादी पालेंगे, मुक्त हो जाएंगे। बस ये है कि आपको सारे लेक्चर्स देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, नोट्स बनाना है, एनपीवाईक्यू सॉल्व करना है।
All right, see you in the next lecture. Thank you and have a nice day ahead.